हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं DBMS यूनिट 4 ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम बात करेंगे AKTU में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और मैं पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करूँगा और आपको मैं ऐसे तरीके से समझाऊँगा कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, ठीक है, और एक बार या दो बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके ये कॉन्सेप्ट पक्का क्लियर हो जाना है यहाँ से, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ इसमें कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो वो आता है शेड्यूल से। शेड्यूल, सीरियलाइजेबल, कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल, व्यू सीरियलाइजेबल, रिकवरेबल, कास्केडलेस एंड स्ट्रिक्ट शेड्यूल, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो बनता है आपका ट्रांजेक्शन स्टेट्स एंड एसिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट इज लॉग बेस्ड रिकवरी, इम्पोर्टेंट एंड इमीडिएट अपडेट एंड रिकवरी। मतलब कि ये जब कोई सिस्टम क्रैश हो जाता है, जैसे डेटाबेस है वो अगर किसी वजह से हमारा डिलीट हो जाता है तो उसे कैसे रिकवर किया जाता है। तो हमें इसमें पढ़ना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉग बेस्ड रिकवरी। और इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है इमीडिएट और एक होता है डेफर्ड करके होता है वो, ठीक है। जो चौथा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा प्रोसीजर ऑफ डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी एंड हैंडलिंग, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले आप ये करना व्हाट इज लॉग बेस्ड रिकवरी, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग ये कर लेना एसिड प्रॉपर्टी, देन ये मतलब ये तो पक्का देखने को मिलेगा, ये दोनों, ठीक है। और ये भी पक्का ही मिलेंगे, तो ये चारों ही मतलब कर ही लेना यार, क्या ही अब इसमें कम करोगे, ठीक है। तो ये तीन तो आपके आसानी से हो जाएंगे, इसमें कई सारे टॉपिक हैं तो ये भी मैं आसानी से करवा दूंगा, ठीक है। तो एक आता है न्यूमेरिकल शेड्यूल के ऊपर, ठीक है। न्यूमेरिकल आपका कोई सा भी आ सकता है, तो इसी वजह से न्यूमेरिकल भी आप कर सकते हैं। मैंने जो ज़्यादा बार पूछा है उसी को करवाया है, ठीक है, AKTU में। तो चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले ट्रांजेक्शन की बात कर लेते हैं कि ट्रांजेक्शन क्या होती है। तो ट्रांजेक्शन से क्या पता चल रहा है, कुछ पता चल रहा है। ट्रांजेक्शन तो बैंक की टर्म लग रही है कि मतलब जैसे हम पैसे भेजते हैं कहीं इधर उधर करते हैं तो उसे ट्रांजेक्शन कहते हैं अपने भाषा में, ठीक है। बट ट्रांजेक्शन यहाँ पे वो वाली ट्रांजेक्शन नहीं है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ ऑपरेशन दैट आर परफॉर्म टुगेदर। ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस होती हैं जो एक साथ परफॉर्म होती हैं, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन होंगी जो एक साथ रन करेंगी, एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। आइदर ऑल ऑपरेशन रन सक्सेसफुली और नॉन ऑफ देम हैपन। या तो सारी ट्रांजैक्शन रन हो जाएगी या तो एक भी ट्रांजैक्शन रन नहीं होगी। मतलब ट्रांजैक्शन मतलब कि उसमें ऑपरेशंस जो हैं वो एक ट्रांजैक्शन में कई सारे ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। कई सारे ऑपरेशन या इंस्ट्रक्शन होते हैं जो एक साथ या तो रन होंगे या तो नहीं होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको सपोज यू सेंड 500 रुपीज़ टू अ फ्रेंड, ठीक है। आप 500 रुपये एक फ्रेंड को भेज रहे हैं, ठीक है। दिस ट्रांजेक्शन है टू ऑपरेशंस, यू अकाउंट बैलेंस इज 500, ठीक है। सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन में जो यहाँ पे हमने रियल वर्ल्ड के ट्रांजेक्शन का एक एग्जांपल ले लिया है। तो मान लीजिए कि मैं अपने फ्रेंड या आप अपने फ्रेंड को 500 रुपये भेज रहे हैं, तो दिस ट्रांजेक्शन है टू ऑपरेशन, दो ऑपरेशन ट्रांजेक्शन के पास क्या क्या है, योर अकाउंट बैलेंस इज 500, ठीक है। अब सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे आपके 500, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे आपके अकाउंट में से, ठीक है। अब फ्रेंड के अकाउंट में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो उसके में 500 ऐड हो जाएंगे। तो दीज टू मस्ट हैपन टुगेदर, इफ़ ओनली वन हैपन डाटा बिकम रॉन्ग। यदि मान लीजिए कि मेरे अकाउंट से कट गए पैसे, ठीक है, और मेरे अकाउंट दोस्त के अकाउंट में पहुंचा ही नहीं, तो मेरा डेटा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा या इनकन्सिस्टेंस हो जाएगा। सो DBMS ट्रीट बोथ एज वन ट्रांजेक्शन। DBMS जो है इन दोनों ऑपरेशन को एक ट्रांजेक्शन के रूप में मानेगा। या तो ये दोनों चीज़ एक साथ होंगी, मतलब इसमें से कटेगा तो इसमें आना चाहिए, ठीक है। या तो इसमें से कट गया इसमें नहीं आया तो ये डेटाबेस के नियम के खिलाफ हो जाएगा, मतलब कंसिस्टेंस डाटा नहीं है।
मतलब कि जितना पहले था डाटा उतना नहीं है। तो अब एक बार हम लोग शेड्यूल का वो देख लेते हैं, ऐसा कैसा दिखता है शेड्यूल। तो शेड्यूल का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। ये शेड्यूल का कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो स्ट्रक्चर है। और इसमें इंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन देखिए कितने सारे हैं। ये ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन है, ठीक है। ट्रांजेक्शन का, शेड्यूल का नहीं है, ट्रांजेक्शन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें कितने सारे इंस्ट्रक्शन है, वहाँ पहली इंस्ट्रक्शन ये है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, ऐसे ही n इंस्ट्रक्शन होती हैं जो एक साथ या तो परफॉर्म होंगी, या तो एक भी गड़बड़ होगा तो ये पूरी ट्रांजेक्शन परफॉर्म ही नहीं होगी, या तो सारी होंगी या तो नहीं होंगी, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांजेक्शन का स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांजेक्शन की, जो है एसिड प्रॉपर्टी। एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रांजेक्शन, एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट फॉलो एसिड प्रॉपर्टी। जो ACID है, ये याद रखने की ट्रिक है, ठीक है। और इसी के नाम से पूछा जाता है एसिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है? एटोमिसिटी। एटोमिसिटी मतलब A से एटोमिसिटी, C से कंसिस्टेंसी, I से आइसोलेशन एंड D से ड्यूरेबिलिटी। तो अब एटोमिसिटी का मतलब क्या है? या तो सारी ऑपरेशंस ऑफ ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली और डजंट हैपन एट ऑल। ये वही बात कह रहा है जो ऊपर हमने पढ़ी, या तो सारी ऑपरेशन एक साथ रन होंगी या तो एक भी नहीं होगी, ठीक है, समझिए। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है ट्रांजेक्शन की? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब द डाटाबेस मस्ट बी कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन। मतलब जो ट्रांजेक्शन के ये इंस्ट्रक्शन सारे परफॉर्म हुए थे सारे, ठीक है। अगर वो परफॉर्म होने के बाद जो ऑपरेशन या इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होने के बाद जो डेटाबेस में वैल्यू थी वो सेम है, मतलब जो रिजल्ट हमें चाहिए था वही रिजल्ट है, तब तो वो कंसिस्टेंस होगा। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो वो इनकंसिस्टेंस हो जाएगा। द डेटाबेस मस्ट बी कंसिस्टेंस बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन। ये कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी, जैसे कि बिफोर ए के पास कितने रुपए हैं? 400 रुपये। बी के पास कितना है? 200 रुपये। टोटल कितना हो रहा है? 600 हो रहा है, ठीक है। अब आफ्टर विड्रॉ 100 रुपी फ्रॉम ए एंड ट्रांसफ़र टू द बी। ए के पास से 100 रुपये निकाल के बी के पास भेज दिए गए, ठीक है। इसमें से 100 माइनस करके इसको भेज दिए गए, तो अब दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी। लेकिन ये 300 ये नहीं है, टोटल वैल्यू टोटल कितनी है? 600 है। यहाँ पे टोटल कितनी थी? 600 थी। तो टोटल दोनों का बराबर है, मतलब कि डाटा पहले भी इतना था, बाद में भी इतना है, मतलब जो रिजल्ट पहले हमें था वही बाद में भी आ रहा है। तो ये क्या हो गया? कंसिस्टेंट हो गया हमारा डेटा, कंसिस्टेंसी है डेटाबेस में। तो ये एसिड प्रॉपर्टी की दूसरी, ट्रांजेक्शन की दूसरी प्रॉपर्टी होती है कंसिस्टेंसी की। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब कि आइसोलेशन का मतलब अकेला मतलब महसूस करना। मल्टीपल ट्रांजेक्शन अकर इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेरेंस। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन, बहुत सारी ट्रांजेक्शन एक साथ चलती हैं डेटाबेस में। क्यों चलती है बहुत सारी ट्रांजेक्शन? जैसे कि मेरे को सेम टाइम पे IRCTC के डेटाबेस में टिकट कटाना है, उसी समय पे दूसरा बंदा भी टिकट कटा रहा है, उसी समय पे तीसरा बंदा भी टिकट कटा रहा है, ठीक है। बहुत सारे बंदे जो हैं वो एक साथ टिकट कटा रहे हैं, पर मेरा क्या होगा कि हर एक बंदे को लगेगा कि हाँ सिर्फ मैं ही टिकट कटा रहा हूँ, मतलब उसके लिए ही उसे उसकी ऑपरेशन या उसके इंस्ट्रक्शन को ऐसा लगेगा कि हाँ मैं ही हूँ इसमें, मैं ही अपने डैशबोर्ड पे मोबाइल पे टिकट कटा रहा हूँ, तो मैं ही इस वक्त कर रहा हूँ। बल्कि ऐसा नहीं है, उस समय मल्टीपल यूजर टिकट कटा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टिकट कटाने का एग्जाम्पल। विदाउट इंटरफेरेंस मतलब मैं अब ऐसा नहीं करूँगा कि मैं दूसरे वाले को इंटरफेरेंस कर दूंगा, या दूसरे वाले को ऐसा लगे कि अभी वो भी कटा रहा है तुम भी कटा रहे हो तो कुछ गड़बड़ हो जाए बीच में, दोनों का टिकट ही ना कटे। जैसे मैं भी अप्लाई कर दूं वो भी अप्लाई कर दे और दोनों रुक जाएं, ऐसा नहीं होगा डेटाबेस में। आइसोलेशन, मल्टीपल ट्रांजेक्शन अकर इंडिपेंडेंटली, मतलब कि बिना एक दूसरे पर डिपेंड हुए मल्टीपल ट्रांजेक्शन रन होती हैं, ऑपरेशंस रन होते हैं विदाउट इंटरफेरेंस, एक दूसरे को बिना इंटरफेरेंस किए हुए। इफ़ 2 और मोर ट्रांजेक्शन रन एट सेम टाइम दे शुड नॉट अफेक्ट ईच अदर। यही लिखा है, यदि 2 ट्रांजेक्शन एक साथ रन होती हैं तो वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगी। तो ये हो गई ट्रांजेक्शन की, मतलब एसिड प्रॉपर्टी में तीसरी प्रॉपर्टी आइसोलेशन की, ठीक है।
ड्यूरेबिलिटी वंस a ट्रांजेक्शन इज सेव्ड, ठीक है। इसमें क्या बताया जाता है, यदि एक बार जो ट्रांजेक्शन की वैल्यू सेव हो गई, ठीक है, तो वो अब डेटाबेस हमारा क्रैश भी हो जाएगा तब भी वो हटेगी नहीं। जब हम उसे रिकवर करेंगे तो वो भी वही रहेगी जो वैल्यू चेंज हुई थी। जैसे कि वंस अ ट्रांजेक्शन इज सेव कमिटेड डाटा विल नॉट बी लूज्ड इवन पावर फेल्स। जैसे एक बार हमने मान लीजिए कि कुछ बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया पैसा, तो उस समय अगर मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है पैसा कटने के बाद, तो वो बाद में देखूंगा तो बाद में भी वो पैसा मतलब बैंक में ट्रांसफ़र हुआ ही रहेगा, कट गया रहेगा और उस वाले अकाउंट में जुड़ गया रहेगा। ड्यूरेबिलिटी का मतलब कि कुछ भी क्रैश होता है एक बार कमिट होने के बाद, डेटा मतलब कंप्लीट हो जाने के बाद ट्रांजेक्शन का, तो वो वही रहेगा भले ही सिस्टम फेल हो जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एसिड प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं ट्रांजैक्शन की स्टेट्स, ठीक है। ट्रांजैक्शन की स्टेट्स देख लेते हैं। तो ये रहा, ये डायग्राम आपको बना के आना है, ठीक। जितना आप अच्छे से डायग्राम की हेल्प से एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है और उतना एग्ज़ामिनर के मन पे मतलब अच्छा प्रभाव जाता है कि वो देखता है, कहता है हाँ भाई बच्चे ने ये कर रखा है। वो एक बार ये सब देख लेगा, आपकी थ्योरी पे नहीं ध्यान देगा, ठीक है। उसे पता चल जाएगा कि हाँ आपको पता है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन की कौन कौन सी स्टेट होती है, एक होता है सबसे पहले ट्रांजैक्शन यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। एक होती है एक्टिव स्टेट, पार्शियली कमिटेड, कमिटेड, फेल्ड, अबॉर्टेड, ठीक है। तो ये 5 स्टेट होती है। एक यहाँ पे लिख सकते हैं टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड, ठीक है, मतलब कि लास्ट में टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है, ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसे बना सकते हैं या नहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने नहीं बनाया, बस ये आप इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन क्या होती है, शुरू होती है, वो किस में आती है, एक्टिव स्टेट में आती है, ठीक है। एक्टिव स्टेट में आने के बाद, एक्टिव स्टेट में आने के बाद वो क्या होगी, वो रन होने लगेगी। देखिए एक्टिव स्टेट, ट्रांजैक्शन इज करेंटली रनिंग, मतलब इस स्टेट में आने के बाद ट्रांजैक्शन रन होना चालू हो चुकी होती है, रन हो रही होती है, ठीक है। पार्शियली कमिटेड, ऑल स्टेप्स डन वेटिंग टू सेव। पार्शियली कमिटेड मतलब सारे स्टेप जो हैं वो डन हो चुके हैं, मतलब कि हर एक चीज़ ट्रांजैक्शन का ऑल ऑपरेशन डन हो चुके हैं। अब वो लास्ट में क्या करने की कोशिश करने वाली, कमिटेड। कमिटेड का मतलब होता है कि सेव चेंजेस, एक बार जो चेंजेस हो गए उसे सेव कर देना, कमिटेड का मतलब, ठीक है, ठीक है। तो एक्टिव स्टेट में थी। अब पार्शियली कमिटेड में क्या होती है, सब कुछ ऑपरेशन डन हो गए हैं, अब क्या इंतज़ार करिए, वो कमिटेड होने का वेट कर रही है, मतलब कि अपडेट हो जाएगा डेटाबेस में। जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन आती है तो हमारा एक्चुअल डेटा पे वो वर्क नहीं करती, एक्चुअल डेटा पे वो अपने ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करती। वो क्या करती है, एक डुप्लीकेट, उसका डुप्लीकेट डेटा बना लेती है और उसी पे जो है अपना सब कुछ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा बनाई और इस पे परफॉर्म किया। अगर वो कमिटेड हो जाता है तब तो मतलब सेव चेंजेस हो जाते हैं, तब तो डुप्लीकेट डेटा के वैल्यू को ही डेटाबेस में अपडेट कर देगा, डुप्लीकेट डेटा के वैल्यू को ही डेटाबेस में असली वैल्यू में अपडेट कर देगा। यदि डुप्लीकेट डेटा पे जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहा है या इंस्ट्रक्शन है या ऑपरेशंस है उसमें कुछ गड़बड़ी होती है, उसमें कुछ फेल होता है, उसमें कुछ अबॉर्टेड होता है, उसमें कुछ दिक्कत आती है, तो क्या हो जाएगा, वो डुप्लीकेट डेटा पे ही हुआ है। हमारा ओरिजिनल डेटा क्या है, सेव है पहले से ही। वो क्या था, डुप्लीकेट डेटा पे जो भी परफॉर्म कर रहे थे ऑपरेशन, वो डुप्लीकेट डेटा को ही ख़राब करेगा, या फेल्ड होगा या अबॉर्टेड होगा, मतलब या तो फेल्ड होगा, कुछ गड़बड़ हुई, ठीक है, सिस्टम फेल हो गया तो ये फेल्ड स्टेट में आ जाएगा। अब फिर क्या करता है, रोल बैक, मतलब कि जितना भी डेटा पे कार्य किया था उसने उसने उसको वापस से पीछे की तरफ जाना है, जो जो किया था उसको पहले जैसा ही कर देना है, ठीक है। अबॉर्टेड में बिल्कुल ही हट जाती है और रोल बैक हो जाती है, ठीक है। फील्ड में क्या था, ट्रांजेक्शन कैन ये चेंज परमानेंटली सेव, क्या है, परमानेंटली सेव्ड हो जाएंगे डेटाबेस में। ट्रांजेक्शन में कैन नॉट कंटिन्यू, ट्रांजेक्शन कैन नॉट कंटिन्यू, यहाँ पे कंटिन्यू नहीं होती। अबॉर्टेड में रोल बैक हैपन्स एंड डाटा रिस्टोर्ड। नोट क्या लिखा है, बिफोर ट्रांजेक्शन कमिटेड ऑल ऑपरेशन है परफॉर्म्ड ऑन अ डुप्लीकेट डेटा। ये वही चीज़ लिखा है कि डुप्लीकेट डेटा पे सारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है और ओरिजिनल डेटा कहाँ स्टोर होता है, डिस्क में स्टोर होता है। डुप्लीकेट डाटा स्टोर्स अ लोकल बफर एंड
ऑल ऑपरेशन डन ऑन दिस आफ्टर कमिटिंग द सेव चेंजेस टू द डिस्क। मतलब कि सब कुछ डाटा अगर सही से परफॉर्म हो गया तो चेंज हो जाएगा डेटाबेस में, ठीक है, ये वही लिखा है। तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक ख़त्म। कौन सा था ये क्वेश्चन? ये था एसिड प्रॉपर्टी, ट्रांजेक्शन स्टेट एंड ट्रांजेक्शन क्या होती है। तो ये आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग शेड्यूल की। तो सबसे पहले शेड्यूल क्या होता है? तो शेड्यूल क्या होता है, यहाँ पे शेड्यूल देख सकते हैं। शेड्यूल इज द ऑर्डर इन विच ऑपरेशन ऑफ मल्टीपल ट्रांजेक्शन इज अरेंज्ड। क्या बोला इसमें? अ शेड्यूल इज द ऑर्डर, मतलब मल्टीपल ट्रांजेक्शन इज अरेंज्ड। जैसे हर एक मल्टीपल ट्रांजेक्शन होती है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन के मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं। ये जैसे ये T1 है ट्रांजेक्शन, ये T2 है, तो इस पे भी कुछ ऑपरेशन है, इसके भी कुछ ऑपरेशन है, मतलब इसके दो हैं, इसके दो हैं। तो ऐसे ही मल्टीपल ट्रांजेक्शन के मल्टीपल ऑपरेशंस या इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल क्या करता है? ऑर्डर, मतलब किस ऑर्डर में उनको चलाना है वो क्या करता है? शेड्यूल का काम है कि ऑपरेशन किस ऑर्डर में चलेंगी और कैसे अरेंज हो रही है, ठीक है। तो शेड्यूल के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? सीरियल शेड्यूल एंड नॉन सीरियल शेड्यूल। सीरियल शेड्यूल यानी यहाँ पे देखिए T1 शेड्यूल है, ये T2, ये T1 ट्रांजेक्शन है, ये T2 ट्रांजेक्शन है। इसके कितने इंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन है? 2। इसके कितने हैं? 2। तो T1 जो ट्रांजेक्शन है वो ऐसे पहले दोनों काम हो गई, ठीक है। अब ये T2 भी बाद में हो रही है। T1 पहले हो रही है, मतलब T1 पहले अपना डेटाबेस में सब काम कर रही है, फिर T2 इंस्ट्रक्शन ले रही है, ठीक है। पहले ये T1 को मान लेते हैं मैं हूँ, मैं पहले अपना सारा काम टिकट विकट कटा ले रहा हूँ, फिर देन मेरा दोस्त कटा रहा है टिकट, ठीक है। ये ऐसे काम करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये सीरियल शेड्यूल हो गया, मतलब मैं पूरा कर लूँगा अपना काम, फिर मेरा दोस्त करेगा, ठीक है। और जो नॉन सीरियल क्या होता है? जिसमें कि ऑपरेशंस जो हैं वो मिक्स हो जाती हैं। पहले मैं मान लीजिए कि लॉगिन कर लिया IRCTC पे, ठीक है। अब मेरा दोस्त लॉगिन किया, फिर मैंने टिकट कटाई, फिर मेरा दोस्त ने टिकट कटाई। और यहाँ पे क्या था? पहले मैं लॉगिन करूँगा, फिर मैं ही टिकट कटाऊँगा, फिर मैं वापस चला जाऊँगा, फिर मेरा दोस्त लॉगिन करेगा और वो टिकट कटाएगा, ठीक है। तो मतलब जो पहले एक साथ ये हो गई T1, मतलब इसमें क्या है? ओनली वन ट्रांजेक्शन ऑपरेशंस रन एट अ टाइम। और ये क्या है? ऑपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन आर मिक्स्ड, मतलब ये मिक्स्ड है, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, दोनों मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया मिक्स्ड नॉन सीरियल। और ये सीरियल में, सीरियल का नाम ही है कि मतलब सीरियल सीधी रेखा में, या मतलब सीरियल का मतलब हो गया मतलब कंटिन्यूअस चलना, एक ट्रांजेक्शन पहले ये चली फिर ये चली, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें क्या? सेफ़ बट स्लो, ये सेफ़ होती है बट स्लो होती है, ठीक है। सेफ़ कैसे होगी? मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक साथ रन नहीं होंगी तो डेटाबेस में बहुत कम गड़बड़ी होगी। यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन रन होंगी एक साथ तो डेटाबेस में गड़बड़ी होने के चांस बढ़ेंगे, ठीक है। पर ये फास्ट होती है क्योंकि मल्टीपल लोग एक साथ काम करेंगे तो फास्ट होंगे। जब कोई एक समय करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, फिर चौथा करेगा, तो ये धीरे काम करता है, ठीक है। जैसे कि मैं सबसे पहले टिकट कटाऊंगा, फिर मेरा दोस्त कटाएगा, फिर कोई और, फिर कोई और, फिर कोई और, ऐसे कितना वेट करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या ज़रूरत होती है कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक साथ डेटाबेस के पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। जैसे कि मैं भी कटा लूँ इसी समय, वो भी कटा ले इसी समय, कोई एजेंट कटाए टिकट इसी समय, रेलवे वाला कोई व्यक्ति कटाए। तो मतलब यही ज़रूरत होती है कि मतलब कोई भी काम को कॉन्करेंसी, मतलब बहुत सारी एक साथ ज़रूरत पड़ती है डेटाबेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने का। तो इसमें क्या है? कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन है, मतलब मिक्स एग्जीक्यूशन हो रहा है, 2 का एक साथ, 3 का एक साथ, ठीक है। मे नॉट बी कंसिस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके शेड्यूल के टाइप। अब क्या होता है? ऑपरेशन ड्यूरिंग अ ट्रांजेक्शन। ऑपरेशन क्या क्या होते हैं ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन पे? सबसे पहला ऑपरेशन होता है आपका रीड ऑपरेशन, दूसरा क्या होता है? राइट ऑपरेशन, अपडेट एंड कमिट। तो रीड का मतलब डेटाबेस में कुछ भी लिखना या चेंज करना। रीड का मतलब राइट का मतलब लिखना या चेंज करना होता है। रीड का मतलब उसमें से पढ़ना या देखना क्या वैल्यू है, ठीक है। अपडेट का मतलब जो पहले वाली लिखी हुई वैल्यू को ही कुछ चेंज करना, मॉडिफाई करना उसमें, ठीक है। कमिट का मतलब, कमिट क्या है?
मतलब जो चेंज हमने अपडेट इसमें रीड या राइट किया, कमिट करने के बाद वो क्या होता है डेटाबेस में, कमिट करने के बाद डेटाबेस में जो चेंजेस हैं वो सेव हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे 4 था, हमें 4 में 2 जोड़ना है, ठीक है, 2 जोड़ दिया 6 हो गया, ठीक है। पहले डेटाबेस में वैल्यू कितनी थी, 9 थी, ठीक है। अब हमें कुछ कार्य किया और उसमें क्या किया, 4, यहाँ पे 4 प्लस 2 किया, तो 4 और 2 6 हो गए, ठीक है। 9 था पहले, ठीक है, 9 मान लेते हैं। अब 9 में हमने 2 ऐड किया, 9 में 2 ऐड किया, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, तो 11 यहाँ पे हो गया। पर ये सारी मतलब रन तो हो गई इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मान लीजिए कुछ और माइनस भी करना है, 3 माइनस करना है, 3 माइनस करेंगे तो 7 8 बचेगा, ठीक। तो ये हमारी इस वैल्यू होगी। अब कमिटेड हो जाने के बाद ये वैल्यू जो है ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। ये अभी तक किस पे परफॉर्म हो रहा था, बफर में, बफर में सारी डुप्लीकेट वैल्यू पे डेटा परफॉर्म हो रहा था। आफ्टर दैट कमिट इट कैन बी चेंज, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। डेटाबेस की वैल्यू अब 9 ना होके 8 है, ठीक है। ये होता है मतलब कमिट का मतलब, ठीक है। तो अब ये इतना आपका ख़त्म। वाई कंकरेंट एग्जीक्यूशन, मतलब कंकरेंट एग्जीक्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, इम्प्रूव सीपीयू यूटिलाइजेशन, इन्हेंस थ्रूपुट, मतलब थ्रूपुट का मतलब वही होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है किसी काम को करने के लिए। फास्ट रिस्पॉन्स मतलब तेज़ी से रिस्पॉन्स देना। वेटिंग टाइम रिड्यूस, मतलब वेटिंग टाइम ख़त्म हो जाती है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंकरेंट क्यों एग्जीक्यूशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो आता है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। तो सबसे पहले सीरियलाइजेबल शेड्यूल पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने शेड्यूल पढ़ लिया, 2 टाइप, सीरियल और नॉन सीरियल, ठीक है। तो 2 हमने पढ़ लिया, सीरियल और नॉन सीरियल। अब इसके नॉन सीरियल में हमें क्या पढ़ना होता है, नॉन सीरियल के 2 टाइप होते हैं, सीरियलाइजेबल एंड नॉन सीरियलाइजेबल। सबसे पहले शेड्यूल था सीरियल नॉन सीरियल। अब नॉन सीरियल के 2 टाइप होते हैं, सीरियलाइजेबल एंड नॉन सीरियलाइजेबल। देन सीरियलाइजेबल के भी 2 टाइप होते हैं, कन्फ्लिक्ट व्यू, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और व्यू सीरियलाइजेबल। और ये नॉन सीरियलाइजेबल के होते हैं, रिकवरेबल, नॉन रिकवरेबल, ठीक है। तो रिकवरेबल के भी 3 पार्ट होते हैं, कैस्केड, कैस्केडलेस, स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये 3 टाइप होते हैं। ये आपको डायग्राम याद कर लेना, 2 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा काम ख़त्म। इससे आपका एक ही ट्यूब में अगर बना देते हो कोई भी शेड्यूल या सीरियल शेड्यूल या सीरियलाइजेबिलिटी से आता है तो एग्जामिनर करेगा हाँ भाई कुछ तो बनाया, अच्छा बनाया, ठीक है। वो समझ जाएगा कि आपको नॉलेज है इस चीज़ों के बारे में। तो ये अब हम लोग पढ़ते हैं सीरियलाइजेबल शेड्यूल। तो हमें हमारे सिलेबस में नॉन सीरियल पढ़ना है, तो नॉन सीरियल में हम सीरियलाइजेबल पढ़ने वाले हैं अब। तो सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है, सीरियलाइजेबल शेड्यूल, अ सीरियलाइजेबल शेड्यूल इज अ नॉन सीरियल शेड्यूल मिक्स्ड ऑपरेशन दैट गिव्स द सेम रिजल्ट एज सीरियल शेड्यूल। क्या कह दिया, कुछ समझ में नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ कि सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है। जैसे कि अपना क्या था, ये एक तो हमारी थी T1 T2, एक थी T1 T2, ये रीड ए किया, ये रीड बी किया, ये राइट ए किया, राइट बी किया। ये क्या है, रीड ए, रीड बी, राइट ए, राइट बी। तो ये क्या है, ये कौन सा शेड्यूल है, नॉन सीरियल, मतलब जिसका सीरियली कॉन्करेंट प्रोसेस मिक्स है इसमें, ठीक है। तो ये नॉन सीरियल है, ये सीरियल है क्योंकि इसकी 2 एक साथ हो रही है, ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, देन ये। तो इसके पहले ये हो रहा है, T1 पहले पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है, देन T2 हो रहा है। तो ये क्या है, सीरियल है, और ये क्या है, नॉन सीरियल। तो सीरियलाइजेबल शेड्यूल जो है नॉन सीरियल का पार्ट है। तो सीरियलाइजेबल शेड्यूल इज नॉन सीरियल शेड्यूल। क्या होता है, नॉन सीरियल शेड्यूल होता है दैट गिव्स द सेम रिजल्ट एज द सीरियल शेड्यूल। जो रिजल्ट नॉन सीरियल मतलब ये तो इस टाइप का, ठीक है, ये इस टाइप का शेड्यूल होता है, पर ये जो आंसर देगा लास्ट में
वो इसके बराबर देगा, मतलब कि सीरियलाइजेबल शेड्यूल के आंसर के बराबर देगा। सीरियलाइजेबल शेड्यूल इज नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल मिक्स्ड ऑपरेशन दैट गिव्स द सेम रिजल्ट एज सीरियलाइजेबल शेड्यूल। जो नॉन सीरियलाइजेबल ये शेड्यूल है इसका S1 या ये भी S2 है, तो S1 का जो आंसर होगा, इसका आंसर 5 आ रहा है, तो इसका भी आंसर इसी चीज़ को, इसी ऑपरेशन को अगर हम पहले ये दोनों पहले कर देते हैं और ये बाद में करते हैं, तो दोनों का आंसर बराबर आएगा। यदि हम सीरियल में इसे कन्वर्ट करके आंसर लाते हैं तो दोनों का बराबर होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? सीरियलाइजेबल शेड्यूल। इट मीन्स इवन इफ ट्रांजेक्शन रन टुगेदर द फाइनल आउटपुट रिमेन करेक्ट एज इफ दे रन वन बाय वन। मतलब कि ट्रांजेक्शन रन टुगेदर, मतलब कि ट्रांजेक्शन एक साथ चलती हैं, ठीक है, तो उसका जो फाइनल आंसर आएगा वो इस तरीके से किया आएगा कि रन बाय वन, हम एक एक करके भी चलाएं तो उसी तरीके से, जैसे कि ये मिक्स चल रही है और एक एक पहले इसको चलाए फिर इसको चलाए, तो दोनों का, इसका आंसर भी 5 आए, इसका आंसर भी 5 आए, तो ये हो गया आपका सीरियलाइजेबल शेड्यूल। तो इसमें 2 टाइप होते हैं हमारे सीरियलाइजेबल में। कौन कौन सा होता है? कन्फ्लिक्ट एंड व्यू सीरियलाइजेबल। तो अब हम लोग कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल पढ़ लेते हैं। तो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल क्या होता है? इफ़ नॉन सीरियल शेड्यूल, नॉन सीरियल मतलब जिसके ये मिक्स वाले थे, पहले ये चला फिर ये चला फिर ये फिर ये फिर कोई और, यहाँ पर T3 होता तो उसी में ये भी बीच बीच में आता रहता, ठीक। तो इफ़ नॉन सीरियल शेड्यूल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सीरियल शेड्यूल बाय स्वैपिंग नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन, इट इज़ कॉल्ड कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। क्या कहने का मतलब है? इस चार्ट के हिसाब से या फ्लो चार्ट के हिसाब से देख लेते हैं। नॉन सीरियल शेड्यूल को, इसको यदि कुछ हम लोग इसमें स्वैपिंग कर देंगे, इसको मान लीजिए ऊपर कर दूंगा और इसको नीचे कर दूंगा यहाँ पे, तो इसको स्वैपिंग करके मैं अगर इसको, ये इसकी प्लेस दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे एक्सिक्यूट हो रहा है, फिर दूसरे पे ये, फिर तीसरे पे ये, फिर चौथी लाइन में ये हो रहा है, तो कुछ स्वैपिंग करके ये दूसरी लाइन और तीसरी लाइन वाली को बदल दूँ और ये मेरा यहाँ पे आ जाए और ये यहाँ पे चला जाए, तो ये पहले सीरियलाइजेबल हो जाएगा ना। जैसे कि ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगी, ये यहाँ पे आ गए, तो ये दोनों यहाँ पे हो जाएंगी। तो यदि कुछ ऐसा नॉन कन्फ्लिक्टिंग, जो इसमें नॉन कन्फ्लिक्टिंग, जो कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे में लड़ाई नहीं करेंगी, उनका रिश्ता सही है, और वो रिश्ता सही है तो वो आपस में कहेंगे कि चलो भैया तुम पहले कर लो, मैं बाद में आ जाऊँगा, ठीक है। तो ये दोनों ऐसा कुछ कर देंगे कि ये पहले एक ही पहले होगा एग्जीक्यूट, देन T2 होगा, मतलब कि एक पहले हो जाए, चाहे ये नीचे आ जाए, ये ऊपर चल जाए, ये भी ऊपर चला जाए, मतलब कि नॉन सीरियल शेड्यूल को सीरियलाइजेबल शेड्यूल में कन्वर्ट करने को ही कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कहते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के कुछ नियम हैं हमारे पास। तो वो नियम क्या हैं? जो विद द हेल्प ऑफ स्वैपिंग नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन या नियम है, तो ठीक है। तो वो हम लोग देख लेते हैं कि वो नियम क्या है, कि किसमें कन्फ्लिक्ट होता है। तो कन्फ्लिक्ट किसमें होता है? आप लोग ये सिंपली ऐसे याद रखते हैं कि राइट में एक कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, मतलब कोई एक आदमी पहले राइट कर रहा है देन दूसरा भी राइट ही कर रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है। राइट में नहीं होगा, रीड राइट में कॉन्फ्लिक्ट होगा। जैसे कि पहले मान लीजिए ए ने कुछ वैल्यू लिख दिया 15, अब बी आके उस वैल्यू को राइट कर देगा, सेम वैल्यू को ही, कि पहले उसने रीड, मतलब उसने 15 रीड किया था और इसने 15 राइट कर दिया। तो इसको मैं एग्जांपल इधर दिखा लेता हूँ, इधर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या हो गया हमारा? कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल देखना है ना हम लोग को, ये रहे आप कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के वो क्या चीज़, कौन कौन से में कन्फ्लिक्ट होगा। जैसे आर, रीड एंड राइट, ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होने चाहिए वो सेम डेटा पे होने चाहिए। जैसे ये ए पे हो रहा है तो ये भी ए पे ही हो, ठीक है। अगर ये बी पे हो रहा है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो रीड राइट एक साथ कन्फ्लिक्ट करेंगे, राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट करेंगे और राइट कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे कि ये T1 है, ये T2 है, ठीक है। अब आर ए पे कर रहा है काम, फिर R1 ए को रीड कर रहा है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू 10 थी, ठीक है। आर रीड कर दिया, ए की वैल्यू 10 है, ठीक है।
अब राइट कर रहा है ए की वैल्यू को राइट कर रहा है, कुछ इस पर लिख रहा है। तो इसको मान लीजिए ये काट के कर देता है 15, 5 प्लस कर दिए, ठीक है। अब ये रीड ए कर रहा है, T2 अब क्या कर रही है, रीड ए कर रही है। तो रीड ए की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई। अब राइट ये मान लीजिए काट के 20 कर दे रही है, इसकी वैल्यू राइट कर दे रही है ए पे 20 कर दी। अब ये क्या कर रही है, राइट बी, राइट कर रही है बी पे। तो ये ए की वैल्यू तो ये थी, बी की वैल्यू कुछ, ये तो कुछ और है, बी की वैल्यू है ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये तो अभी कुछ नहीं है। ये हमारा मतलब ये आपस में इसे ऊपर में ले जा सकता हूँ, ठीक है। क्या कर सकता हूँ, ये जो आर बी पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये सेम डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये हमारा ऊपर जा सकता है। मतलब इससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इसको मैं ऊपर रख दूँ, अगर आर बी को ऊपर रख दूँ तो क्या इस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा। मान लीजिए ये पहले 10 था, ये 15 हुआ, फिर यहाँ पे ये 15 रीड किया इसने ए को, और फिर राइट किया 20। तो ये मैंने बी को यहाँ पे पहले था, अब बी को ऊपर कर दिया, तो बी को रीड करेगा। मान लीजिए बी की वैल्यू है 7, तो ये रीड किया 7, इसको तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ये वाला ट्रांजेक्शन सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट हो सकता है। ये नॉन सीरियल था, मतलब कि ये पहले कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे, फिर कुछ मतलब मिक्स ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे। लेकिन अब इनको हम पहले T1 को करेंगे देन T2 को, पर इसमें किसी में भी डेटाबेस में कोई गड़बड़ नहीं हुआ, मतलब कि ये सेम है। ये मतलब इसको कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है तो दोनों क्या है, बोथ आर सेम। तो ये क्या है, सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। मतलब सीरियलाइजेबल शेड्यूल का मतलब हो गया आपका कि नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल का मतलब नॉन सीरियल शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि ये मान लीजिए क्या मैंने बताया, कॉन्फ्लिक्ट पेयर, ये आप याद रखना है, रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट है, राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट है, राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट है, और सेम डेटा पे होने चाहिए। ये भी यहाँ पे सेम डेटा पे नहीं था, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, नहीं तो राइट और रीड कॉन्फ्लिक्ट होते पर सेम डेटा पे होना चाहिए था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, T1 T2, T1 रीड कर रहा है ए को, रीड क्या किया, ए को मान लीजिए 10 है ए की वैल्यू डेटाबेस में, तो ये रीड कर लिया ए को, ए की वैल्यू 10 रीड कर लिया यहाँ पे। फिर कर लिया राइट, 5 प्लस कर दिया, इसको 15 कर दिया, ठीक है। अब ये रीड करेगा ए को, ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, अब ए की वैल्यू अपडेटेड जो है 15 हो चुकी थी इसको लिखने के बाद। तो अब ये रीड कितना करेगा, ए की वैल्यू करेगा 15 रीड, जो यहाँ पे वैल्यू थी वो रीड कर लिया इसने, ठीक है। तो अब रीड करने के बाद ये फिर से राइट कर देगा इधर वाला क्या राइट करेगा, ए की वैल्यू को 20 कर देगा, ठीक है, 20 कर देगा, ठीक है। अब यदि आर ए रीड करूँगा ए को तो कितना हो गया 20, यहाँ पे राइट में 5 और बढ़ा दिया और 20 कर दिया था, और फिर लास्ट में रीड कर लिया 20 हो गया इसकी वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं इसको और इसको मान लीजिए इसको ऊपर कर दूँ, इस वाली से, इसे नॉन सीरियल शेड्यूल है ना, 2 इसकी हो रही है, फिर 1 इसकी हो रही है, फिर 2 इसकी हो रही है, पर मैं चाहता हूँ इसे सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट करना। मतलब पहले किसी एक को मैं पूरा एक्सिक्यूट कर दूँ देन दूसरे को करूँ। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये दोनों ऊपर चली जाए और ये नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये चारों एक साथ हो जाएंगे, एक अकेला यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं कैसे, अगर ये नॉन कन्फ्लिक्ट पेयर होते हैं, मतलब ये अगर इन तीनों में से अगर कोई और होता है जैसे कि ये सब हैं, तो ये हो गए हमारे नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर। मतलब इन दोनों को हम स्वैप कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिया होगा तो, ठीक है। तो पर इन सब को स्वैप नहीं कर सकते, सेम डेटा वैल्यू को स्वैप नहीं कर सकते, रीड राइट, राइट रीड और राइट राइट को स्वैप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे 15 वैल्यू थी, ठीक है, इसको नीचे कर दूँ, इसको ऊपर कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, ये 10 किया, फिर इसने किया 15, फिर इसने किया 5 एक्स्ट्रा किया 20, पर ये अब रीड करेगा वैल्यू को, ये यदि ऊपर आ गया तो इसने +5 किया, इसने भी +5 किया, और पहले कितना था वैल्यू 10 था, ए का वैल्यू कितना था पहले 10 था, फिर इसने 5 प्लस किया तो ये 15 हो गया। फिर अब ये ऊपर चला गया तो ये भी पहले 5 प्लस, ये भी यहाँ पे 5 प्लस कर रहा था, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 20 हो गया, तो ये 20 हो गया, ठीक है। अब ये जो ये ऊपर चला गया, अब रीड ऑफ ए कर लिया तो ये 20 ही आया इसका वैल्यू, तो ये 20 हो गया। अब ये रीड ऑफ नीचे वाला ए करेगा, इधर वाला T2 जब रीड करेगा ए की वैल्यू को, तो उसको क्या मिलना चाहिए था, 15 मिलना चाहिए था, पर उसको अब कितना मिल रहा है 20 मिल रहा है।
मतलब कि ये ऊपर कर दिए तो इस पे कुछ फ़र्क आ गया T2 पे, जो इसने पहले ये 15 वैल्यू होनी चाहिए थी तो वो अब 20 हो गई, मतलब इसको ऊपर कर दिए तो दिक्कत हो गई। अगर बराबर रहती तब तो हम कह देते कि ये कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं, मतलब बराबर है तो मतलब ये जो नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल है वो सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट हो गया है, मतलब कि एक साथ हो गया है। तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं, वही रूल है कि ये रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट देखना होता है, रीड कॉन्फ्लिक्ट होता है, राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट। तो इन सब को आपस में बदल नहीं सकते हम, अगर बदलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर इन सब को बदलते हैं, इन सब में से राइट ए है, जैसे T1 के पास राइट ए है और T2 के पास भी राइट ए है, तो ये दोनों ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, ठीक है। अब ये आता है हमारा सीरियल शेड्यूल, सबसे छोटा पार्ट होता है, फिर उसके सीरियलाइजेबल होता है और ये कॉन्करेंट शेड्यूल होता है, ठीक है। तो ये नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल, सारे नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल सीरियलाइजेबल होते हैं और सारे सीरियलाइजेबल शेड्यूल सीरियल शेड्यूल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। अब एक न्यूमेरिकल आता है, स्टेप टू डिटरमाइन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और नॉट। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है, तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है आपका AKTU में कि इसे पता करना है कि हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का मतलब ये नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सीरियलाइजेबल शेड्यूल में। यदि ये कन्वर्ट हो जाता तब तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो जाएगा। यदि नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल सीरियलाइजेबल शेड्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा बाय स्वैपिंग नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सीरियलाइजेबल शेड्यूल हो जाता है। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि आपको पता करना होता है कि ये सीरियलाइजेबल है या नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आप क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये आपका S1 दिया हुआ है शेड्यूल R1X, तो इसको लिखेंगे कैसे सबसे पहले, तो ऐसे मैं मान लेता हूँ, ये ऐसे बना दूंगा। ये देखेंगे R की वैल्यू R1 R2 राइट 2, ये क्या है, रीड 1 है, रीड 2 है, राइट 2 है, रीड 1 है, राइट 1 है। तो ये 1 2 है, मतलब इसमें कितनी ट्रांजेक्शन होंगी, 2 ट्रांजेक्शन होगी, एक T1 ट्रांजेक्शन होगी और एक क्या होगी, T2 ट्रांजेक्शन होगी। मतलब ये 1 2 जो है मैक्सिमम कितना 2 है, ये 3 होता है किसी में तो T3 होती। अब मैं इसको ऐसे ऐसे बना देता हूँ, या आप लोग कर लेना, या ऐसे ऐसे लाइन तो दी होती है। अब S1, ये पूरी शेड्यूल S1 है, ठीक है, ये पूरा शेड्यूल S1 है। अब मेरे को क्या करना है, रीड 1X, मतलब रीड करना है X को T1 में, 1 है ना, R1X। अब R2X, R करना है X पे 2 में, रीड करना है 2 में X पे, ठीक है। ये क्या है, R2Y, R2 में करना है मुझे, क्या करना है, रीड ऑपरेशन करना है Y पे। फिर क्या करना है, W2Y, 2 में करना है राइट ऑपरेशन करना है किस पे, Y पे। W2 का मतलब W2Y, ठीक है। फिर R1Y, R1 का मतलब रीड करना है किस पे करना है, 1 में करना है ट्रांजेक्शन और Y पे करना है, फिर क्या है W1X। अब क्या करेंगे, इसका फर्स्ट स्टेप हमने ये बना लिया टेबल, ठीक है। कभी कभी आपको ये टेबल ही दिया होगा, ठीक है, अगर नहीं दिया हो तो ये मैंने बता दी कैसे इसको बनाना है इसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये हो गया कि आपने वो कर लिया, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन कहीं लिख लीजिए कि जो रीड राइट में कॉन्फ्लिक्ट होगा, राइट रीड में कॉन्फ्लिक्ट होगा और राइट में कॉन्फ्लिक्ट होगा। और ये किस पे होना चाहिए परफॉर्म, सेम नंबर पे। यदि ये ए पे हो रहा है तो ये भी ए पे होना चाहिए, यदि ये एक्स पे हो रहा है तो ये भी एक्स पे होना चाहिए, ये वाई पे हो रहा है तो ये भी वाई पे होना चाहिए। मतलब सेम ऑपरेशन पे, सेम इस पे सेम वैल्यू पे कोई दो ऑपरेशन एक साथ होंगे, एक इसमें हो रहा है एक इसमें हो रहा है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट पेयर होंगे। आप इतना याद रखिए, रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट है, राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट है और राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो अब मैक प्रेसिडेंस ग्राफ, दूसरा स्टेप क्या है, प्रेसिडेंस ग्राफ बनाना है। कैसे बनाना है, सबसे पहले R X, रीड का किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है,
रीड का कॉन्फ्लिक्ट सर अभी आपने बताया भैया कि रीड का राइट के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये जो रीड है इसका किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, राइट के साथ। ये कॉन्फ्लिक्ट, तो रीड का राइट के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, दोनों सेम वैल्यू पे होनी चाहिए। एक्स पे ये है तो ये भी एक्स पे, तो रीड एक्स कहीं राइट एक्स दिख रहा है क्या, दूसरे वाले में राइट एक्स तो नहीं दिख रहा है। तो प्रेसिडेंस ग्राफ में सबसे पहले हम लोग T1 T2 जितनी ट्रांजेक्शन है उतने नोड बना लेंगे, ठीक है। अब क्या कहते हैं, रीड एक्स है, अब राइट एक्स दिख रहा है क्या इसमें कहीं, ये राइट तो दिख रहा है, रीड का राइट के साथ तो कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, पर ये सेम डेटा पे नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो ये इसके लिए चेक किया हमने, इसके लिए भी नहीं है, इसके लिए भी नहीं है, इसके लिए भी नहीं है, मतलब ये हमारा हो चुका फाइनल। इसके लिए कुछ भी ये नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग वो नहीं है, ठीक है, डेटा या कुछ टर्म नहीं है नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग, ठीक है। तो अब नॉन कन्फ्लिक्टिंग टर्म नहीं है इसमें। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसके लिए चेक करेंगे T2 के लिए, इसमें आर एक्स पे है, ठीक है, आर एक्स पे है, ठीक है। अब आर एक्स से रीड का किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, राइट के साथ। तो रीड राइट, अब देखेंगे एक्स में कहीं राइट है क्या, जिसके मतलब इसमें आप चेक करें तो इसमें चेक करेंगे, और किसी और क्या होती तो उसमें चेक करते हैं, मतलब इसके नीचे वाले में नहीं चेक करना, दूसरे वाले में चेक करना है। तो रीड का राइट इसमें देखेंगे यही है क्या, हाँ रीड है और राइट है, और दोनों सेम पे हैं, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट पेयर हैं। तो इन दोनों को हम बदल नहीं सकते, नहीं बदल सकते तो क्या करना है मेरे को, मतलब बदल नहीं सकते का मतलब ये कन्फ्लिक्ट कर जाएंगी, यदि बदलेंगे तो ये लड़ाई करेंगी और कुछ दिक्कत करेंगी। तो इनको बदल नहीं सकते, तो बदलेंगे नहीं, तो पहला हमारा क्या कंक्लूजन आ गया कि अगर बदल नहीं सकते तो ये तो ऊपर रहना ही रहना है। तो ऊपर रहना है तो सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, T2 होगा या T1, सर T2 होगा। तो T2 से हम क्या करेंगे, T1 पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, कैसा, एरो वाली लाइन, T2 से T1 पे ड्रॉ कर दिए। अब इसको चेक करेंगे, रीड ऑफ वाई राइट ऑफ वाई है, रीड ऑफ वाई का राइट ऑफ वाई है क्या, रीड का राइट के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो रीड का राइट के साथ कहीं कुछ नहीं है, ये राइट है पर ये दोनों अलग अलग डेटा पे है तो ये नहीं होगा। अब राइट है, इसको काट देंगे। अब इसका क्या, राइट वाई है, राइट वाई का क्या होगा, रीड वाई देखेंगे, इस पर रीड वाई है, हाँ इसका भी इसके पास भी है, तो मतलब इसका इस पे, मतलब कि इन दोनों को नॉन कन्फ्लिक्ट पेयर है, मतलब कि इसे हम लोग वो नहीं, कन्फ्लिक्ट पेयर है, सॉरी कन्फ्लिक्ट पेयर है तो स्वैप नहीं कर सकते, स्वैप नहीं कर सकते तो सबसे पहले यही आ रहा है, तो इस पे से T2 पे से T1 पे हम लोग एक और लाइन खींच देंगे। तो पर ये तो पहले से ही लाइन है तो कोई खींचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हो गया। अब ये भी, इसको भी मार्क कर देंगे, अब ये इसमें कोई नीचे बचा ही नहीं है तो ये वैसे ही मार्क हो जाएंगी। तो ये हमारा कंक्लूजन क्या आ गया कि T2 पहले एग्जीक्यूट होगी देन T1 होगी। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं, T1 T2, ये जो है T2 पहले एग्जीक्यूट होगी तो हम R ऑफ X R ऑफ Y W ऑफ Y, देन ये X वाला यहाँ पे नीचे आएगा, राइट ऑफ रीड ऑफ X रीड ऑफ Y राइट ऑफ X, ये हो गया हमारा। ये क्या था, हमारा नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर था, नॉन सीरियल शेड्यूल था। और अब इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सीरियल शेड्यूल में, मतलब पहले हम एक को पूरा कर लेंगे फिर दूसरे को चालू करेंगे काम करना, मतलब ये नॉन सीरियल से सीरियल में कन्वर्ट हो गया, नॉन सीरियल से सीरियल में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या कहा जाएगा, सीरियलाइजेबल शेड्यूल। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने प्रेसिडेंस ग्राफ बनाया, दिस ग्राफ हैज़ नो साइकिल, इसमें अगर कोई साइकिल बन रही होती तब तो वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होता, पर इसमें साइकिल नहीं है तो ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, मतलब कि एक नॉन सीरियल शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब ये कॉन्करेंट प्रोसेस को पहले एक में पूरा कर ले फिर दूसरी करे, तो ये हो गया आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, मतलब T2 को पहले एग्जीक्यूट कर रहा है देन T1 के सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। T2 एग्जीक्यूटेड फर्स्ट देन T1। दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कुछ इस तरह से, तो इसमें क्या पूछा था, पिछली बार ऐसे क्वेश्चन दे दिया था, उसमें तो एक ही दिया था, इसमें दो दे दिया है। तो S1 शेड्यूल है, ठीक है, और ये S2 शेड्यूल है, ठीक है। तो इसमें R1 1 2 1 3
देख सकते हैं 3 तक है इसमें। तो ये T1 T2 T3 3 ट्रांजेक्शन बना देंगे। R1X मतलब क्या हो रहा है, रीड हो रहा है X पे 1 में, रीड हो रहा है X पे 1 में, ठीक है। R2Z मतलब T2 में हो रहा है, Z पे रीड कर रहा है, ये R रीड कर रहा है, फिर रीड कर रहा है 1 में Z पे, फिर क्या कर रहा है R3 में X मतलब रीड कर रहा है 3 में X पे, R3Y रीड कर रहा है 3 में Y पे, फिर ये क्या है W1X राइट कर रहा है 1 में X पे। तो ये सब वैसे ही लिख लिया जाएगा, ठीक है। फिर इसका मैं क्या बनाऊँगा, नोट्स बना दूँगा इसके प्रेसिडेंट स्क्रैप करने के लिए। इसमें 3 नोट्स हैं तो 3 ये बना दिए, मान लीजिए मैं ऐसे बना दिया, T1 रख दिया इसको, T2 इसको रख दिया, T3 इसको रख दिया। अब मेरे को क्या करना है, कॉन्फ्लिक्ट पेयर देखना है, इससे चेक करना है, रीड का राइट से चेक करना है, राइट ऑफ एक्स है कहीं, रीड ऑफ एक्स का राइट ऑफ एक्स से होना है, तो राइट ऑफ एक्स कहीं चेक करूँगा, इसमें नहीं चेक करूँगा, इन पे और इसमें चेक करूँगा, इसका इसमें है कहीं राइट ऑफ एक्स, राइट ऑफ एक्स इसमें है, पर इसका इसमें नहीं चेक करूँगा, इसमें या इसमें देखूँगा तो नहीं है। राइट ऑफ एक्स, राइट ऑफ वाई है यहाँ पे भी राइट ऑफ वाई, राइट ऑफ जेड है, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मार्क कर देंगे, ऐसे कट कर देंगे हल्का सा। राइट ऑफ जेड, रीड का किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, राइट के साथ होता है, रीड का राइट के साथ, रीड का राइट के साथ, राइट का रीड के साथ, और राइट का राइट के साथ, 3 होते हैं आपके कॉन्फ्लिक्टिंग वाले। तो ये राइट ऑफ जेड का रीड ऑफ जेड देखूंगा कहीं है, रीड ऑफ जेड का राइट ऑफ जेड देखूंगा किसी और में, राइट ऑफ जेड इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसको भी मार्क कर देंगे कि इससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। अब क्या करेंगे, इसको रीड ऑफ जेड को राइट ऑफ जेड देखेंगे, रीड ऑफ जेड राइट ऑफ जेड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, मतलब इसको कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब इस पे से इस पे ऐसे 3 मार देंगे, तो ये T1 से T2 पे एक एरो लगा दिए, T1 से T2 पे एरो लगा दिए, इसको भी मार्क कर लेंगे। अब RX रीड ऑफ एक्स का किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, राइट ऑफ एक्स के साथ होगा। तो रीड ऑफ एक्स कहाँ है, यहाँ पे ये है, ये रहा, इसका T3 से T1 पे मार्क कर देंगे, T3 से T1 पे मार्क कर दिया। फिर और क्या है, R ऑफ एक्स, रीड ऑफ वाई, ये नहीं है, ये भी कट गया, ये रीड ऑफ वाई मतलब राइट ऑफ वाई के साथ इसका वो झगड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो इसका राइट ऑफ वाई देखेंगे, ये रहा। तो T3 से T2 पे भी एक हम लोग एरो दे देंगे, फिर इसको भी काट देंगे। फिर W ऑफ एक्स, राइट का किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, राइट का रीड के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, राइट का राइट के साथ भी। तो राइट का अब राइट एक्स है, तो अब रीड ऑफ एक्स भी देख सकते हैं, राइट ऑफ एक्स भी देख सकते हैं, तो कहीं है नहीं है, तो इसको भी कट कर देंगे। अब राइट ऑफ वाई मतलब राइट का रीड के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, राइट का राइट के साथ भी, तो राइट ऑफ वाई, अब रीड ऑफ वाई या राइट ऑफ वाई कहीं नीचे है इनमें, हाँ ये रहा, राइट ऑफ वाई यहाँ पे भी है, राइट ऑफ वाई यहाँ पे भी है, तो ये ऐसे हो जाएगा एरो। तो ये क्या होगा, 3 से 2 पे, तो 3 से तो पहले ही 2 पे एरो हुआ, तो ये भी कट जाएगा। ये नीचे वाली अब कुछ है ही नहीं, तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारी साइकिल बनी। कई लोग कहेंगे हाँ साइकिल तो बन गई सर, ये चक्कर बन गया एक साइकिल। नहीं, साइकिल बनना इसे नहीं कहते हैं। साइकिल बनना किसे कहते हैं, जब हम एक पॉइंट से स्टार्ट करें और दोबारा उसी पॉइंट पे घूम के आ जाए, तो वो साइकिल हो गया। जैसे T1 से स्टार्ट किया, T2 पे गया, T2 से T3 पे, T3 से T1 पे, अगर ऐसा होता तो साइकिल बनती। पर यहाँ से यहाँ पे गया, पर ये यहाँ से इधर को तीर ना होते हुए इधर को है, मतलब इस डायरेक्शन में नहीं आ सकता मैं, इसी डायरेक्शन में, तो साइकिल नहीं बन रही है। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे वापस आ सकता हूँ, नहीं आ सकता, तो ये साइकिल नहीं बनी। तो क्या हो गया ये, क्या हो जाएगा हमारा, ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। तो अब कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा मतलब कि ये नॉन सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट करने योग्य है इसके। तो अब सबसे अब हम बात करेंगे कि सर इसमें, या भैया इसमें कौन सा पहले होगा, किसको पहले चांस मिलेगा कि तुम पहले पूरा ख़त्म हो जाओ, फिर देन तुम हो एग्जीक्यूट, देन तुम हो। तो कैसे पता चलेगा, तो ये क्या है, ये हमारा प्रेसिडेंस ग्राफ से ही पता चलेगा। इसमें ऐसी कौन सा नोड है जिस पे इनकमिंग एज नहीं है, इनकमिंग एज किसके पास नहीं है एक भी, तो ये T3 के पास इनकमिंग एज नहीं है, ठीक है। T3 के पास इनकमिंग एज नहीं है, मतलब T3 से कहीं जा रहा है, ठीक है। तो हमारे जिसके पास इनकमिंग एज नहीं है वो क्या हो जाएगा, हमारा पहला, मतलब वो पहले एग्जीक्यूट होगा,
देन क्या होगा, किसके पास सबसे ज़्यादा इनकमिंग एज है, तो T2 के पास, तो T2 क्या हो जाएगा लास्ट में, देन इसके पास बीच में है तो T1। तो सबसे पहले हमारा एग्जीक्यूट T1 हो, T3 होगा, देन T1, देन T2 होगा, T3 देन T1 देन T2। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा, मतलब कि नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल को सीरियलाइजेबल शेड्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है। हम T3 के प्रोसेस को सबसे ऊपर कर देंगे, तीनों को एक साथ एक्सिक्यूट करेंगे, फिर T1 को करेंगे एक्सिक्यूट, फिर ये नीचे आ जाएगा, ये T2 को देन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होता है व्यूज सीरियलाइजेबल शेड्यूल। अ शेड्यूल इज व्यू सीरियलाइजेबल इफ इट प्रोड्यूस द सेम आउटपुट एज द सीरियल शेड्यूल। क्या है, सेम वही कंडीशन है कि यदि शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल कहा जाएगा जब वो प्रोड्यूस करेगा सेम आउटपुट एज सीरियल शेड्यूल के जैसा ही सेम आउटपुट कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ कंडीशन होती है, इनिशियल रीड, फाइनल रीड और अपडेटेड रीड। ठीक है, ये 3 कंडीशन होती है, मस्ट ट्रू देन इट इज व्यू सीरियलाइजेबल। मतलब इनिशियल रीड जैसे 2 शेड्यूल हैं, तो इसमें देखेंगे क्या कि रीड ऑफ ए कर रहा है, इसमें सबसे पहले इनिशियल रीड किसका हो रहा है, T1 का इनिशियल रीड हो रहा है, मतलब इसमें और इसमें सेम होना चाहिए, इनिशियल रीड दोनों का सेम है। फाइनल राइट किस पे कर रहे हैं, दोनों का सेम फाइनल राइट होना चाहिए। राइट ऑफ बी पे ये फाइनल कर रहा है, ये भी राइट ऑफ बी पे, T2 का राइट ऑफ बी पे कर रहा है, मतलब ये दोनों भी सेम है। ठीक है, और क्या है अपडेटेड रीड, जो ये वैल्यू जो कहीं अपडेट हो रही होगी तो वो भी सेम होनी चाहिए। जैसे ये रीड ऑफ ए हो रहा है, फिर ये रीड ऑफ ए यहाँ पे हो रहा है, इसका कुछ वैसा मतलब टॉपिक समझ में नहीं आता, तो इसको आप लोग सिंपली, इसका क्वेश्चन नहीं आता, बस इतना ही आएगा, तो इतना आप लोग आंसर दे सकते हैं कि शेड्यूल सेम उसी की तरह होता है कि मतलब नॉन सीरियलाइजेबल के ही तो दोनों पार्ट होते हैं। सीरियलाइजेबल क्या है कि नॉन सीरियल शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर देना ही सीरियलाइजेबल कहलाता है। तो इसका भी व्यू सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल में भी आप लोग ये आंसर दे सकते हैं। और ये 3 कंडीशन लिख देना, सेम इंटरमीडिएट राइट सेम होना चाहिए, लास्ट फाइनल राइट भी सेम होना चाहिए, मतलब कि ये कंडीशन इनिशियल रीड सेम, फाइनल राइट सेम और अपडेटेड रीड सेम, इतना आप लोग लिख के आ जाना, बस हो जाएगा। इससे लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं पूछता, न्यूमेरिकल कभी कभी पूछता है, वो इससे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल से आता है। तो ये आपका हो गया व्यू सीरियलाइजेबल भी ख़त्म। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ड्यू टू कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन। कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन का मतलब एक साथ जो हमारे मल्टीपल यूजर किसी डेटाबेस में काम कर रहे होते हैं तो वो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन होता है। मतलब कि जैसे ये था, पहला क्या था, हमने एग्जांपल लिया था कि जैसे ये कॉन्करेंट T1 भी काम कर रहा है, T2 भी काम कर रहा है, बीच बीच में कुछ काम, ये T3 भी यहाँ पे काम कर रहा था। ये जो नीचे वाला एग्जांपल था यहाँ पे T3 भी है, तीनों एक साथ कुछ ना कुछ पहले ये कर रहा है, फिर ये लॉगिन किया, फिर ये कुछ काम कर रहा है, फिर ये, मतलब ये हो गया आपका कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन। मतलब साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ कॉन्करेंट होती हैं। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, रीड राइट प्रॉब्लम होती है, या डर्टी रीड प्रॉब्लम के नाम से फेमस है, या अनकमिटेड रीड भी कहा जाता है। दूसरी क्या है, रीड राइट प्रॉब्लम, राइट रीड प्रॉब्लम, ये राइट रीड थी, ये रीड राइट है। ठीक है, और ये क्या है, अन या नॉन रिपीटेबल प्रॉब्लम भी कहा जाता है राइट रीड प्रॉब्लम। ये राइट राइट प्रॉब्लम है, लॉस्ट अपडेटेड प्रॉब्लम, फैंटम टपल प्रॉब्लम, 4 टाइप की है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको करना हो तो कर लेना, नहीं तो नहीं करना। मैं समझा देता हूँ क्या है कि क्या है डर्टी रीड। डर्टी रीड मतलब कि जब कोई ट्रांजैक्शन किसी ट्रांजैक्शन की अनकमिटेड वैल्यू को रीड कर लेता है तो वो क्या कहलाता है, डर्टी रीड। जैसे कि मान लेते हैं इसने रीड किया यहाँ पे T1 ने 200 किया, ठीक है, राइट किया कुछ, ठीक है। अब T2 ने रीड कर लिया इसकी वैल्यू को कि ये 200 था इसमें, अब ये रीड करेगा ए की वैल्यू कितनी है 200 यहाँ पे, तो ये रीड कर लिया। अब क्या किया कि T1 में कुछ खराबी आ गई और वो क्या करेगा, वो अबॉर्ट कर देगा और रोल बैक कर देगा, कि मतलब कुछ और कर दिया। अब मान लीजिए कुछ जो अपडेट किया था वो 0 कर दिया, ठीक है। तो अब क्या था,
ये तो वैल्यू अब गड़बड़ हो गई T2 के पास, तो ये 200 ही है। तो ये क्या हो गया, डर्टी रीड, मतलब अ ट्रांजेक्शन रीड द डाटा रिटर्न बाय वन अनदर ट्रांजेक्शन दैट लेटर अबाउट या दैट कॉन नॉट बी कमिट, जो कमिट नहीं हुई थी, ठीक है। तो हो गया डर्टी रीड। रीड राइट प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये रीड किया, ठीक है, T1 रीड कर रहा है ए को, ए की वैल्यू क्या है 10 है, ठीक है। T1 ने रीड किया, ए की वैल्यू 10 है यहाँ पे, ठीक है, 10 ही है। फिर इसने राइट कर दिया ए पे, T2 ने राइट किया तो 10 5 प्लस कर दिया, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा इसकी वैल्यू। अब जब T1 फिर से काम करने आएगा, देखेगा, तो T1 ने देखा कि मैंने कुछ देर पहले रीड किया था तो उसकी वैल्यू कितनी थी 10 थी, लेकिन अब 15 कैसे हो गई, 15 तो यार में थे ही नहीं, मतलब 15 तो था ही नहीं। और ये दोनों एक साथ परफॉर्म तो हो रही हैं, पर एसिड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आइसोलेशन वाला याद है आपको कि मतलब हर एक ट्रांजेक्शन ऐसा प्रतीत होगा हर एक ट्रांजेक्शन को कि वो अकेले रन हो रही है, मतलब ये नहीं जानेगा कि मतलब ट्रांजेक्शन रन हो रही है सेम डेटा पे। ये सोचेगा मैं तो अकेले ही हूँ। मैं अभी मान लीजिए कि मेरे पास मेरे अकाउंट में 15 रुपये थे और अभी दोबारा चेक कर रहा हूँ तो अब तो 10 ही बचे। अब मैं क्या करूँ, ये कैसे हो गया। पर ऐसा मतलब कि उसे नहीं पता है कि T2 भी काम कर रहा है, मतलब आइसोलेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता है कि मतलब हर एक ट्रांजेक्शन को लगे कि वो अकेले काम कर रही है। तो ये क्या हो गया, रीड राइट प्रॉब्लम हो गया, मतलब ये रीड किया इतनी वैल्यू, कुछ पहले इतनी वैल्यू थी, फिर दोबारा से रीड किया उसी वैल्यू को, तो क्या हो गया, बढ़ गई या घट गई, दूसरी वैल्यू आ गई। और ट्रांजेक्शन रीड सेम आइटम ट्वाइस, ट्वाइस बार रीड करता है बट गेट डिफरेंट वैल्यू बिकॉज अनदर ट्रांजेक्शन अपडेटेड इन बिटवीन, मतलब बीच में ही दूसरी ट्रांजेक्शन अपडेट हो जाती है। राइट प्रॉब्लम क्या होता है, राइट ए किया, ठीक है, इसने राइट कर दिया ए पे 10 कर दिया, ठीक है। अब इसने +5 कर दिया तो ये 15 हो गए। जैसे यहाँ पे देखिए ये 150 था, ये मान लीजिए 120 हो गया, इसने अपडेट -30 कर दिया तो ये 15 10 का नहीं, यहाँ पे वैल्यू दी है, ये 150 था। अब इसने राइट किया 30 माइनस किया तो 120 होना चाहिए, ठीक है। तो T1 अपडेटेड लॉस्ट, मतलब T1 ने जो अपडेट किया था, T1 ने जो राइट किया था ये 150, वो अब दोबारा से T1 आके देखेगा, रीड करेगा या राइट करेगा तो कहेगा अरे यार मैं तो 150 किया था, 120 कैसे हो गया, ठीक है। तो यही हो गया राइट प्रॉब्लम। टू ट्रांजेक्शन रीड द सेम आइटम एंड बोथ राइट वन अपडेटेड ओवर राइट, मतलब कि एक जो दूसरा का राइट किया था पहले वाले ने, वो दूसरे वाले ने उसके ऊपर ओवर राइट कर दिया, मतलब उसने कुछ और राइट कर दिया। जैसे यहाँ पे रीड हो रही थी, यहाँ पे राइट हो रहा है कि ये राइट करेगा 150, ये आके कर दिया 120, फिर ये रीड करेगा तो कहेगा अरे यार 150 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया राइट प्रॉब्लम। ये क्या है, फैंटम रीड प्रॉब्लम। और ट्रांजेक्शन रीड्स द वैल्यू ऑफ एनी आइटम बट बोथ वैल्यूज आर डिफरेंट, दोनों वैल्यू डिफरेंट होगी। यहाँ पे था 10 था, मतलब ट्रांजेक्शन सेम वैल्यू को रीड करे, एक ही वैल्यू को ही रीड कर रहा है, बोथ टाइम डिफरेंट वैल्यू, यहाँ पे 10 आ रही है, यहाँ पे 20 आ रही है, ये डिलीट कर दिया ए को, तो क्या हो गया ये फैंटम रीड प्रॉब्लम। अब क्या होता है, 4 टर्म आते हैं। 4 टर्म में पहला क्या आता है, रिकवरेबल शेड्यूल, जो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना था, नॉन सीरियल शेड्यूल के पार्ट पढ़ने थे, रिकवरेबल, कैस्केडलेस, स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये कैस्केडलेस और कैस्केडिंग रोल बैक होता है, ठीक है। सबसे पहले रिकवरेबल शेड्यूल क्या होती है, रिकवरेबल शेड्यूल अ शेड्यूल इन विच इफ T2 यूज द डाटा ऑफ T2 आफ्टर कमिटेड T1, ठीक है। ये क्या लिखा है मैं बता देता हूँ कि यदि, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, रिकवरेबल शेड्यूल वही शेड्यूल होते हैं जिसमें यदि T2 ने T1 का डेटा यूज किया, T2 ने क्या किया, T1 का डेटा यूज किया, यहाँ पे T2 था, यहाँ पे T1 था, ये रीड ऑफ ए है, ये राइट ऑफ ए कर ले या रीड ऑफ ए कर ले, कुछ भी कर ले, ठीक है। T2 ने क्या किया, T1 का डेटा यूज किया, इसका ए यहाँ पे था, यहाँ पे ए किया, ठीक है। तो ये जब तक कमिट नहीं हो सकता, T2 जब तक कमिट नहीं होगा, कब तक कमिट नहीं होगा, जब तक कि ये ना हो जाए, मतलब ये पहले कमिट होगा देन ये होगा, ये ऐसा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा तो ही
हमारा क्या है, रिकवरेबल शेड्यूल है। यदि ये यहाँ पे कमिट ये पहले हो जाए, ये अभी बाद में हो, तो क्या हो जाएगा, ये गड़बड़, रिकवरेबल नहीं है। मतलब कि इसका मान लीजिए यहाँ पे ये यहाँ तक आते में कुछ कहते हैं रोल बैक कर ले, मतलब कुछ गड़बड़ हो गई, ये रोल बैक कर ले। पर ये कमिट T2 तो कमिट कर दिए वैल्यू, मतलब T2 ने अपडेट कर दिया है A2 को। पर अब A1 मतलब A का वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो गया T2 द्वारा, पर वो वैल्यू गलत थी, मतलब R1 में कुछ खराबी हो गई और वो रोल बैक कर लिया, पीछे की तरफ चला गया। तो ये क्या हो गया, रिकवरेबल शेड्यूल। रिकवरेबल शेड्यूल में क्या नहीं होना चाहिए कि मतलब जो जैसे ये यूज कर रहा है इसकी वैल्यू T2 यूज किया T1 की वैल्यू, तो T1 पहले कमिट होनी चाहिए, देन T2 कमिट होगी, ठीक है। तो यही कह रहा है, अगर T2 ने T1 का डाटा यूज किया है तो T2 तभी कमिट होगा जब T1 कमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिकवरेबल शेड्यूल। यहाँ पे रिकवरेबल शेड्यूल का ये डेफिनेशन लिखा हुआ है एक और। तो इफ़ ट्रांजेक्शन, ये वाला डेफिनेशन आप लोग याद कर लेना। ये तो थोड़ा 1-2 लाइन का है, पर ये समझ में नहीं आ रहा था मेरे, तो मैंने वैसे ही इसको आपने समझा दिया और पीछे समझा दिया। और ये आपका जैसे कि ये दोनों हुआ, फिर ये जो है ये नॉन रिकवरेबल शेड्यूल है। क्यों? क्योंकि ये पहले कमिट हो रही है। पर पहले कमिट किसको होना चाहिए, रीड ऑफ ए, मतलब ये इसको पहले कमिट होना चाहिए तो देन इसको होना चाहिए था। तो जो पहले मतलब आया वही, जैसे ये कमिट हुआ देन ये, तो ये रिकवरेबल है, ये नॉन रिकवरेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैस्केडलेस शेड्यूल। कैस्केडलेस शेड्यूल वो शेड्यूल होता है जिसमें कोई भी ट्रांजेक्शन किसी अनकमिटेड डेटा से रीड नहीं कर सकता, मतलब अनकमिटेड डेटा को रीड ही नहीं कर सकता। इसमें तो कर सकता था और बता देता है कि रिकवरेबल है या नहीं रिकवरेबल है, लेकिन यहाँ पे अनकमिटेड डेटा को ये जो अगर कमिटेड नहीं हुआ है तो ये रीड नहीं कर सकता। कैस्केडलेस में रीड ही नहीं कर सकता, इसमें तो रीड कर सकता था, और रीड कर सकता था तो उसमें ये बताता है रिकवरेबल है या नहीं रिकवरेबल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अनकमिटेड डेटा को रीड नहीं कर सकता, यदि ये कमिटेड होगा तभी ये रीड करेगा, तभी ये राइट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया कैस्केडलेस शेड्यूल। कैस्केडलेस शेड्यूल का ये है कि ये कैस्केडलेस शेड्यूल है, मतलब इसके कमिटेड वैल्यू को ये रीड करेगा या राइट करेगा, ठीक है। ये कैस्केडलेस शेड्यूल है, ठीक है। तो ये सेफ होता है, ठीक है। अब क्या हो गया, तीसरा हमारा क्या है, कैस्केडिंग रोलबैक। कैस्केडिंग रोलबैक ये होता है कि T2 ने T1 का अनकमिटेड डेटा रीड कर लिया। T2 ने क्या किया, T2 ने T1 का अनकमिटेड, ये R ऑफ ए है, ये रीड कर लिया। T2 ने T1 का अनकमिटेड डेटा रीड कर लिया, मतलब ये अभी कमिट नहीं हुआ है, T1 सेव नहीं हुआ है डेटाबेस में, तभी इसने रीड कर लिया इस वैल्यू को। तो रीड किया तो क्या हो गया, रीड कर लिया, तो बाद में T1 फेल हो जाए, मान लीजिए बाद में कुछ इसमें अबॉर्ट हो जाए और ये रोल बैक हो जाए, तो क्या हो जाएगा, तो तभी T2 भी रोल बैक हो जाएगा। कैस्केडिंग रोल बैक का मतलब यदि एक रोल बैक हो रहा है तो ये भी रोल बैक हो जाएगा। यदि इसके परिणाम स्वरूप ये भी यहाँ पे एक और कोई वो होती, मान लेती है T3 भी होता, तो T3 भी रोल बैक कर, अगर ये रोल बैक कर रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई तो ये भी रोल बैक करेगा, फिर ये रोल बैक कर लिया तो ये भी रोल बैक कर लेगा, मतलब जो पुराना वाला वैल्यू था वही वैल्यू हो जाएगा। तो कैस्केडिंग रोल बैक का मतलब ये होता है कि एक रोल बैक करती है कंडीशन, और दूसरी जो उस पर डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन होती हैं वो भी रोल बैक कर जाती हैं एक करने के बाद। जैसे कि मेरे पे डिपेंडेंट कोई, मेरे में एग्ज़ाम में मान लीजिए 3 दोस्त हैं, एक मैं हूँ, एक मेरा दोस्त है, एक कोई और है, ठीक है। ये मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त T1 है, मैं T2 हूँ, मैं T3 हूँ, कोई और T3 है। तो मैं T1 के भरोसे में हूँ कि ये मेरे को नकल करवाएगा तो मैं पास होऊंगा, और T3 क्या है, T3 मेरे भरोसे पे है कि मैं उसको नकल करवाऊँगा तो वो पास होगा। लेकिन अगर मैं मान लीजिए छापने लगा R1 में से, अपने दोस्त T1 में से छापा, अब T1 में से छापा, मैंने छाप लिया, ठीक है। अब मैंने ये छाप लिया उसकी वैल्यू को, फिर T3 भी मेरे में से छाप लिया, ठीक है। अब क्या करता है मेरा दोस्त पहला वाला, वो क्या करता है, काट देता है, कहेगा यार यार ये आंसर गलत है, ठीक है, वो काट दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब तो गुस्सा तो आएगा मुझे, और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अब गलत है तो मैं भी काट दूंगा, ठीक है, माइनस मार्किंग है तो मैं भी काट दिया।
और फिर मैंने काट दिया तो मेरा तीसरा दोस्त भी मेरे पीछे वाला कहेगा अरे यार क्या करवा दिया तूने, तो वो भी क्या कर देगा, वो भी काट देगा और तीनों रोल बैक हो जाएंगे, मतलब तीनों अपने जीरो वाले पोजीशन पर पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमारा सेम वैल्यू था। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये ऐसा स्ट्रक्चर है। अगर ये कुछ इसकी वैल्यू को, अनकमिटेड वैल्यू को ये रीड कर रहा है और ये भी रीड कर रहा है या राइट कर रहा है, कुछ भी करता, और लास्ट में ये पहला वाला रोल बैक कर देता है, पहला वाला काट देता है या कुछ गड़बड़ हो गई कह देता है कि यार नहीं ये गलत है, तो ये भी रोल बैक करेगा, ये भी रोल बैक करेगा, तो ये कास्केडिंग रोल बैक होता है। तो ये रहा आपका नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, मैं डाल दूंगा तुरंत, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो हमारे उसके चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपका टेलीग्राम का है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। या शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया वहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे डाउनलोड होगा। स्ट्रिक्ट रिकवरेबल क्या होता है? स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल वो शेड्यूल होता है जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन किसी अनकमिटेड ट्रांजैक्शन का रीड भी नहीं कर सकता, राइट भी नहीं कर सकता। स्ट्रिक्ट recoverable schedule is the one of the which each transaction can neither read nor write a data item until the transaction the last wrote it has committed or aborted। मतलब स्ट्रिक्ट रिकवरेबल में ये होता है कि कोई भी दूसरी ट्रांजैक्शन पहली वाली ट्रांजैक्शन की रीड और राइट वैल्यू नहीं कर सकता जब तक कि पहला वाला कमिटेड ना हो। तीनों में हल्का फुल्का घुमा फिरा के वही बोला गया। रिकवरेबल में भी वही था, रीड तो कर सकता था, पर अगर वो रीड करता क्या था, शेड्यूल रिकवरेबल ट्रांजैक्शन कमिट ओनली आफ्टर, मतलब कि वो कमिट करने के बाद ये रीड करता या राइट करता तो क्या होता, हमारा रिकवरेबल होता है, या नॉन रिकवरेबल अगर उससे पहले कर लेता तो। ठीक है, कैस्केडलेस शेड्यूल में क्या था, कैस्केडलेस ट्रांजैक्शन रीड ओनली कमिटेड डाटा, इसमें उस कंडीशन को पूरा बता दिया था कि कमिटेड डाटा को ही रीड करना है। और ये तीसरे वाले में क्या है, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल में भी वही है कि ना तो रीड कर सकता है ना राइट कर सकता है। ठीक है, अनकमिटेड डेटा को, कमिटेड डेटा को रीड राइट करेगा तो सही है, पर इन स्ट्रिक्ट रिकवरेबल में कि अनकमिटेड डेटा को रीड या राइट नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, ये आपका चारों हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, रिकवरी सिस्टम। रिकवरी का मतलब होता क्या है, रिकवरी मतलब कि रिस्टोर करना। जैसे कि हमारे फ़ोन से क्या होगा, कुछ डेटा उड़ जाता है, कभी कभी होता है ना, डिलीट हो जाता है डेटा, तो हम जाके उसे बीन में से रिसाइकल कर लेते हैं या रिकवर कर लेते हैं। तो वैसे ही डेटाबेस में से कुछ डेटा का उड़ जाना या क्रैश हो जाना, वो क्या होता है, सिस्टम फेलियर होते हैं। ठीक है, तो सिस्टम फेलियर होते हैं। और रिकवरी सिस्टम क्या होता है, उन्हीं को रिकवर करना, मतलब वापस से डेटा, उसमें से जो डिलीट हुआ डेटा है उसको वापस से कैसे पाया जा सकता है। ठीक है, इट इज़ यूज टू इंश्योर डाटा कंसिस्टेंस एंड मेंटेन इंटीग्रिटी आफ्टर सिस्टम फेलियर। इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, कंसिस्टेंस रखता है डेटा को, जितना पहले था उतना बाद में होगा। ठीक है, इट रिस्टोर द डेटाबेस टू इट्स लॉस्ट कंसिस्टेंट स्टेट यूजिंग रिकवरी टेक्नोलॉजी। रिस्टोर करता है डेटाबेस को टू इट्स लास्ट कंसिस्टेंट स्टेट, मतलब जो लास्ट में कंसिस्टेंट स्टेट थी, जो सही वैल्यू उसमें पड़ी हुई थी, उस स्टेट में रिकवरी करता है। कौन कौन से टाइप्स की फेलियर होते हैं, टाइप्स ऑफ फेलियर भी आता है कभी कभी, ट्रांजैक्शन फेलियर होता है, कम्युनिकेशन फेलियर, डिस्क फेलियर एंड सिस्टम क्रैश, ये आपके फेलियर्स के टाइप हो गए। ठीक है, रिकवरी सिस्टम में कौन कौन सी रिकवरी आती हैं, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रिकवरी है और एक ही है ये, लॉग बेस्ड रिकवरी। इसके दो टाइप होते हैं, लॉग बेस्ड रिकवरी के दो टाइप होते हैं अपने, कौन कौन से, डिफर्ड एंड इमीडिएट रिकवरी टेक्निक्स कौन सी होती है, लॉग रिकवरी होती है, डिफर्ड एंड इमीडिएट इसके टाइप हैं। तो लॉग बेस्ड रिकवरी सिस्टम में क्या है, हम क्या करते हैं, एक लॉग फाइल का यूज करते हैं। क्या करते हैं, लॉग फाइल का यूज करते हैं। और लॉग फाइल में क्या होता है, एवरी एक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन इज स्टोर्ड इन लॉग फाइल। जो भी हम एक्शन या ऑपरेशन करते हैं डेटाबेस के ऊपर, या ट्रांजैक्शन हमारी जो जो परफॉर्म होती हैं, वो क्या होता है, हमारा लॉग बेस्ड में, लॉग
फाइल में एक लॉग नाम की फाइल होती है, लॉग फाइल होती है, उसमें सारा चीज़ स्टोर होता है, ठीक है। सब चीज़ वो देखता है कि ये क्या कर रहा है बंदा, ये अब इसने इस पे ये चेंज कर दिया, ठीक है, ये स्टोर हो गया ऑपरेशन, फिर इसने कुछ और चेंज किया वो भी स्टोर हो गया। मतलब सब कुछ हर एक चीज़ को ये नोटिस करता है, रिकॉर्ड कर लेता है अपने फाइल के अंदर, ठीक है। तो क्या है, ये देख सकते हैं, इफ़ फेलियर हैपन, सबसे पहले लॉग बेस्ड रिकवरी डीबीएमएस टेक्निक वेयर एवरी एक्शन ट्रांजेक्शन रिस्टोर्ड इन अ लॉग फाइल, रिकॉर्डेड इन अ लॉग फाइल में रिकॉर्डेड होता है हर एक्शन। इफ़ अ फेलियर हैपन्स डीबीएमएस यूज लॉग टू रेडो और अंडो ट्रांजेक्शन एंड ब्रिंग द डेटाबेस बैक टू द करेक्ट स्टेट। तो अगर फेलियर हैपन होता है, फेलियर हो जाता है, तो डीबीएमएस क्या करता है, लॉग फाइल का यूज करके रीडो या अंडो करके ट्रांजेक्शन को, डेटाबेस को उसकी पुरानी वाली जो सही स्टेट थी उसमें ले आता है, करेक्ट स्टेट में वापस से ले आता है। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, लॉग, रिकवरी, लॉग फाइल। कुछ टर्म होते हैं की पॉइंट्स। तो लॉग क्या है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ लॉग रिकॉर्ड इज रिकॉर्ड्स ऑल ऑपरेशन विच परफॉर्मिंग ऑन डेटाबेस। हर एक रिकॉर्ड्स का वो होता है, सीक्वेंस होता है जो डेटाबेस पे परफॉर्म हुई है। रिकवरी, फिक्सिंग द डेटाबेस यूजिंग लॉग। रिकवरी का मतलब रिस्टोर करना हो गया ना, रीस्टोर या फिक्सिंग करना है डेटाबेस को। किसकी हेल्प से रिस्टोर करना है, लॉग फाइल की हेल्प से, ठीक है। लॉग स्टोर टू ऑल ऑपरेशन स्टेबल डिस्क में स्टोर होते हैं, दैट लॉग रिमेन सेफ इवेंट सिस्टम क्रैश। लॉग फाइल सेफ रहती है भले सिस्टम क्रैश हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए। जैसे कि अभी इनके कुछ दिन पहले वो आया था ना, प्लेन का हादसा हुआ था गुजरात में। तो गुजरात में जो प्लेन का हादसा हुआ था उसका पता कैसे चला, ब्लैक बॉक्स की हेल्प से। ब्लैक बॉक्स क्या था, उसमें हर एक डेटा प्लेन का रिकॉर्ड हुआ था। वैसे ही जब डेटाबेस को हम मतलब कुछ क्रैश होता है तो वो लॉग फाइल में हर एक डेटा स्टोर होता है। जैसे उसमें ब्लैक बॉक्स में हर चीज़ स्टोर हुआ था कि कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, ठीक है, तो वो सारा डेटा उसमें स्टोर हो गया था। तो उसे ढूंढा गया तो बाद में पता चला हाँ हाँ ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से हमारा प्लेन क्रैश हुआ था। तो ये हो गया रिकवरी। तो इसमें लॉग फाइल यूज होता है, उसमें ब्लैक बॉक्स था, इसमें लॉग फाइल होती है डेटाबेस में। लॉग फाइल इज अ फाइल दैट रिकॉर्ड्स ऑल ऑफ डे, सब कुछ वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। इसमें कितने ऑपरेशंस होते हैं, 2 ऑपरेशंस होते हैं लॉग बेस्ड रिकवरी में, अंडो और रीडो। अंडो मतलब रोल बैक करना, अंडो का मतलब पीछे जाना, आपने अंडो किया होगा कंट्रोल जेड से, तो वही होता है अंडो का मतलब, ठीक है। रीडो का मतलब अपडेट करना, रीडो का मतलब तो कंट्रोल वाई से रीडो होता है, मतलब आगे जाना। तो इसमें आगे जाना का सिंपली मतलब है अपडेट करना। इफ़ अ ट्रांजेक्शन कमिटेड डेटाबेस रिप्लाई रिप्लाइज इट्स अपडेट टू इंश्योर देयर परमानेंट। मतलब कुछ अगर डेटाबेस में सही हो गया, काम हो गया, तो उसको क्या करेंगे, इंश्योर कर देंगे और परमानेंट कर देंगे अपडेट की मदद से, रीडो की हेल्प से, ठीक है। कुछ उसमें गड़बड़ हुई तो मतलब ये रीडो और अंडो का मेन आप पॉइंट याद रखिएगा। रीडो और अंडो का उपयोग करके ये क्या करता है, रिकवरी करता है, ठीक है। इसका कुछ आप लोग इस तरह से एक डायग्राम बना देना, ठीक है। लॉग फाइल में हर एक चीज़, अब डेटाबेस में जो भी अपडेट करना होता है, कमिट अनकमिट अपडेट डेटा, वो क्या होगा, लॉग फाइल में स्टोर होगी। और लॉग फाइल कहाँ होती है, डिस्क में होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। स्टेप 2, लॉग बेस्ड रिकवरी। लॉग बेस्ड रिकवरी का लॉग फाइल केप्ट ऑन स्टेबल स्टोरेज होता है। तो ऐसा होता है, सबसे पहले TN स्टार्ट होता है, इसका कुछ डायग्राम ऐसा होता है रिप्रेजेंटेशन। और TN एक्स का मतलब कुछ रीड या राइट या चेंजेस कर रहा है। यहाँ पे क्या लिखेगा, पुरानी वैल्यू, यहाँ पे क्या लिखेगा, नई वैल्यू। और फिर लास्ट में क्या होगा, TN कमिट। तो ये हो गया। जब स्टार्ट होती है तो ऐसे लिखते हैं, जब कुछ अपडेट या मॉडिफाई करते हैं तो ऐसा लिखते हैं, लास्ट में फिनिश होने पे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। 2 टाइप इसके कौन कौन से होते हैं, डेफर्ड एंड इमीडिएट अपडेट। तो डेफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन और इमीडिएट का मतलब क्या होता है, इमीडिएट का मतलब तुरंत किसी काम को कर देना, ठीक है। तो वो होता है इमीडिएट। जैसे T1A ओल्ड न्यू, इमीडिएट का मतलब क्या होगा, सिंपली मैं आपको सिंपली वर्ड में बताऊं कि इमीडिएट और डिफर्ड। इमीडिएट का मतलब हो गया कि तुरंत, जैसे कि मेरे को कुछ काम करना है, T1 पे मैंने कुछ अप्लाई किया डेटा, T1 रीड करे, A की वैल्यू 10 कर दे, ठीक है।
तो 10 कर दिए, फिर राइट कर दे 15 ए की वैल्यू को, तो तुरंत वो चेंजेस हमारे डेटाबेस में होंगे विदाउट कमिटिंग, विदाउट लास्ट में कमिट हुए बने बिना ही तुरंत के तुरंत वो हमारे जो डेटाबेस में होंगे वो वैल्यू मतलब चेंज होते रहेंगे। जैसे 15 किया तो तुरंत 15 हो गए। इमीडिएट का मतलब ये हो गया कि मतलब तुरंत मॉडिफिकेशन हो जाता है डेटाबेस में, ठीक है। डेफर्ड का मतलब आफ्टर कमिटेड, कमिटेड के बाद होगा हमारा जो डेटाबेस में मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट प्लस कमिट रीडो, इसमें क्या होता है स्टार्ट प्लस कमिट रीडो से होता है और ओनली स्टार्ट अंडो से होता है, ठीक है। इसका कुछ मैं आगे बता देता हूँ आपको। जैसे कि ये डेफर्ड लेते हैं हम लोग बाद में मॉडिफिकेशन, मतलब डेटाबेस ओनली चेंज द वैल्यू आफ्टर द ट्रांजेक्शन कमिट्स। जब जैसे ये एग्जांपल से पता चलेगा आपको सिंपली, ये रीड है, ये राइट ए पे हमने क्या किया ए प्लस 100 कर दिया, इसका री डे में के पहले क्या थी वैल्यू 100 थी, ठीक है। नहीं री डे मान लो 0 थी यहाँ पे और ये ए को प्लस कर दिया तो ये 100 हो गई, ठीक है। ए की वैल्यू 100 हो गई, 0 + 100 100 हो गई। राइट ऑफ ए, राइट ऑफ ए पे जो ये ए का फॉर्मूला है ये यहाँ पे राइट हो जाए और राइट ऑफ ए 100 हो गया। रीड ऑफ बी 200 किया, ठीक है। बी प्लस 200, बी का वैल्यू भी 0 था, अब क्या हो गया 200, राइट ऑफ बी पे 200 कर दिया, फिर कमिट कर दिया। मतलब ये डेफर्ड मतलब डेफर्ड डेटाबेस मतलब ये तुरंत जो जो वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ ये तुरंत ही डेटाबेस में चेंज नहीं होंगे, ये जब कमिट हो जाएगा उसके बाद ही चेंज होंगे, ठीक है। और उसमें क्या है कि जैसे ही ए राइट ऑफ ए पे अपडेट किया, कुछ लिखा 100 प्लस कर दिया तो ये 0 से 100 तुरंत ही हो जाएगा, ठीक है। तुरंत अपडेट हो जाएगा इमीडिएट में, और डेफर्ड में बाद में होगा अपडेट, ठीक है। किसके बाद होगा कमिट होने के बाद सारा वैल्यू चेंज होगा यहाँ पे। और इसमें इमीडिएट में था क्या कि तुरंत इससे पहले ये कमिट होने से पहले ही सब कुछ इसमें चेंज हो जा रहा है, ठीक है। कमिट का जो डेफर्ड का है वो ये रहा, नो अंडो रिक्वायर्ड, इसमें अंडो का रिक्वायर्ड नहीं होता। ऑन क्रैश रीडो कमिटेड ओनली, ठीक है। और जब क्रैश हो जाता है तो रीडो क्या करता है कमिटेड ओनली, ये रीडो कमिटेड ओनली रीडो कर देता है कमिटेड ओनली डेटा को, ठीक है। रिकवरी मैनेजर चीफ लॉग फाइल फॉर रिकवरी, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है रिकवरी मैनेजर होता है रिकवर करने के लिए। इसमें क्या T1 स्टार्ट हुआ, T1 ए ऑफ 200 T1, फिर T1 पे क्या था बी का वैल्यू 400 हो गया, इसमें 200 प्लस किया तो इसमें 100 था, प्लस किया 100 तो ये क्या हो गया 200 हो गया। और इसमें 200 पहले था और बी में प्लस किया 200 और 200 तो 400 हो गया। T1 कमिटेड होगा तो कमिट करने के बाद आफ्टर कमिट्स द वैल्यू इज अपडेटेड इन डेटाबेस, डेटाबेस में ये कमिट करने के बाद ही अपडेटेड होगा। यदि ये कमिट नहीं होता तो ये वैल्यू अपडेटेड नहीं होता, ये 100 ही रह जाता है यहाँ पे और ये 200 रह जाता। लेकिन ये इसमें क्या है कि इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से T1 स्टार्ट हुआ, T1 ए 100 200, इसमें क्या था इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा था T1 ए किस पे डेटा परफॉर्म करना है, न्यू वैल्यू लिखेगा यहाँ पे, न्यू वैल्यू, ओल्ड वैल्यू लिखेगा ही नहीं। ये डेफर्ड वाला जो है वो न्यू वैल्यू लिखेगा, सिर्फ 200 नई वैल्यू है और ये 400 नई वैल्यू है। बल्कि इसमें इमीडिएट में क्या है कि ये पुरानी वाली वैल्यू भी लिखेगा, फिर नई वाली वैल्यू भी लिखेगा, फिर पुरानी वाली इसकी भी वैल्यू लिखेगा, फिर नई वाली इसकी भी वैल्यू लिखेगा, ठीक है। तो अब इसको मैं बता दूँ, इसमें अगर कमिट होने से पहले कोई मान लीजिए कुछ क्रैश हो गया कमिट होने से पहले, तो क्या करेगा ये अंडो कर देगा, अंडो फॉर ट्रांजेक्शन दैट डिड नॉट कमिट। अगर ये कमिट होने से पहले इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो ये अंडो कर देगा और ये पुरानी वाली वैल्यू को हमें प्रोवाइड कर देगा। अंडो का मतलब पुरानी वाली वैल्यू को हमें दे देगा और रिकवर करके 100 दे देगा। लॉग फाइल में चेक करेगा पुरानी वाली वैल्यू 100 थी तो 100 दे देगा, ठीक है। अगर कमिटेड के बाद हुई, अगर कमिटेड के बाद कुछ प्रॉब्लम हुई, जैसे कमिटेड हो गया अब हमारा, अब यहाँ पे कुछ रोल बैक हो गया, प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो ये कमिटेड के बाद क्या करेगा फॉर ट्रांजेक्शन दैट डिड कमिट, रीडो किस लिए यूज़ करेगा कमिट के लिए। तो रीडो में अपडेट हो जाती है वैल्यू, क्या होती है रीडो में
रीडो में क्या होती है, अपडेट हो जाती है। अपडेट हो जाती है तो ये हमें कौन सी वैल्यू देगी, ये 200 देगी। यदि ये अगर कमिट से पहले अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो ये 100 वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। लॉग फाइल में 100 स्टोर है को वो दे देगा कि 100 है। अगर ये कमिट के बाद होगा तो ये नई वाली वैल्यू को देगा। कमिट का मतलब वही हो गया ना, चेंज को कर दिया, अपडेट कर दिया डेटाबेस में, और ये प्रोवाइड कर देगा लॉग इमीडिएट अपडेट वाला। ठीक है, इसमें क्या था कि इसमें भी सेम चीज़ है, नो अंडो रिक्वायर्ड। इसमें अंडो की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब कि अगर कमिटेड होने से पहले ही सिस्टम क्रैश हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा डेटाबेस तो बदला ही नहीं था इसमें। ठीक है, डेटाबेस तो वही था। अगर कमिटेड से पहले अगर मान लेते हैं हमारी क्या होती है, रोल बैक हो गया कमिटेड से पहले, तो क्या था इसमें डिफ़र्ड है। डिफ़र्ड डेटाबेस मतलब कि बाद में कमिट होने के बाद ही चेंज अप्लाई होंगे। तो कमिट से पहले यदि चेंज अप्लाई कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब सेम डेटा होगा, तो वो सेम डेटा हमें ला के दे देगा। अगर कमिट के बाद कुछ रोल बैक हुआ तो क्या करेगा, रीडो कमिटेड ओनली रीडो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और जो अपडेटेड वैल्यू थी वो हमें देगा। रीडो मतलब अपडेटेड वैल्यू, ये अपडेटेड वैल्यू देगा रीडो, और ये अंडो मतलब जो पिछली वाली पहले वाली वैल्यू थी वो देगा। तो ये हो गया आपका क्या होगा, ये लॉग बेस रिकवरी हो गया, और ये आपका इमीडिएट और डिफर्ड हो गया। अब आता है लास्ट टॉपिक है इसका, डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है, तो डेडलॉक सिंपली मैं एग्जांपल दे देता हूँ आसानी से, कि मान लीजिए सबसे पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेडलॉक इज अ सिचुएशन इन डीबीएमएस वेयर टू और मोर ट्रांजेक्शन आर वेटिंग फॉर ईच अदर फॉर एवर एंड नॉन दैम कैन प्रोसेस्ड या प्रोसेस। मतलब दो जो ऑपरेशन या ट्रांजेक्शन होती हैं वो एक दूसरे का बहुत ज़्यादा समय के लिए वेट करती हैं, और दोनों में से कोई भी उसमें से एक्सिक्यूट नहीं होती है। मतलब समझ में नहीं आया। एग्ज़ाम्पल, आसान एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझ जाता हूँ। जैसे कि ये एक ब्रिज है, ठीक है, ये एक ब्रिज है, इस पे एक टाइम में एक ही गाड़ी जा सकती है। ठीक है, एक टाइम में एक ही गाड़ी यहाँ से गुजर सकती है इधर से, और एक टाइम में एक ही गाड़ी गुजर सकती है। मान लीजिए यहाँ पे कि इधर से आ गई एक और गाड़ी और इधर से एक और गाड़ी आ गई, ये अब भी कुछ दूर में अंदर तक आ चुकी हैं ब्रिज में। ठीक है, अब ये दोनों ड्राइवर दूर हैं और दोनों सोचेंगे कि ये पीछे जाए तो मैं पहले जाऊंगा, और ये सोचेगा कि ये पीछे चला जाए मैं पहले जाऊंगा। तो क्या हो गया, दोनों इसमें से हटने को तैयार ही नहीं है, दोनों हटेंगे नहीं, तो ये दोनों रुक जाएंगे यहीं पे। तो यही हो गया डेडलॉक, मतलब दो जो प्रोसेस या ट्रांजैक्शन है वो एक दूसरे के रिसोर्सेज का वेट कर रही है। इसके पास इधर का रिसोर्सेज है, मतलब इधर का रास्ता है खुला वाला, इसके पास इधर का रास्ता खुला वाला है, पर ये इसको नहीं देना चाहता, ये इसको नहीं देना चाहता, मतलब दोनों एक दूसरे के सामने नहीं जा पाएंगी और ये रुक जाएंगी यहीं पे। तो यही होता है डेडलॉक। जैसे कि एग्जांपल, ये ट्रांजैक्शन T1 है, ये T2 है। T1 के पास क्या है, ये है, T1 के पास है ग्रेड, और T2 के पास है स्टूडेंट। ठीक है, नहीं, ये T1 के पास स्टूडेंट है, इधर को होल्ड्स, T1 होल्ड्स स्टूडेंट एंड T2 होल्ड्स ग्रेड्स। पर T1 को एक्सिक्यूट होने के लिए ग्रेड की आवश्यकता है, और T2 को एक्सिक्यूट होने के लिए T1 की स्टूडेंट की आवश्यकता है। मतलब इसके पास ये है पर इसको ज़रूरत है इसकी, इसके पास जो है वो ये है पर इसको ज़रूरत है किसकी, इसकी, इसको इसकी ज़रूरत है, इसको इसकी ज़रूरत है, और इसके पास ये है, इसके पास ये है। मतलब एक के पास वो है जो दूसरे को ज़रूरत है, और दूसरे के पास वो है जो पहले को ज़रूरत है, पर दोनों एक दूसरे को देने को तैयार नहीं है। तो दोनों क्या हो जाएंगी, रद्द हो जाएंगी, कोई भी क्या हो जाए, कोई भी ट्रांजेक्शन एक्सिक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, तो यही है, इट हैपन्स व्हेन ट्रांजेक्शन होल्ड रिसोर्सेज लॉक्स ऑन सेम डेटा एंड वेट फॉर अनदर रिसोर्सेज लॉक बाई अनदर डेटा। T1 लॉक्स रो ए, T1 क्या कर रहा है, रो ए को लॉक्स कर रहा है और वांट्स टू रो बी, क्या चाहता है, वांट्स टू रो बी को चाहता है, और T2 लॉक्स बी, रो बी को लॉक्स कर रहा है और वांट क्या क्या चाहता है, रो ए को चाहता है। ठीक है, तो नाउ T1 इज वेटिंग फॉर T2 और T2 इज वेटिंग फॉर T1, डेडलॉक अकर। इतना है ये
अलग एग्जाम्पल, ये है आपका अलग एग्जाम्पल, ये भी वैसे ही कुछ वो बना गया है आर्किटेक्चर। तो आप कोई सा भी बना सकते हैं, ये आसान है, थोड़ा बना लेना, अच्छा सा लग रहा है, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है डेडलॉक के लिए, तो यहाँ पे 4 कंडीशन होती हैं। 4 कंडीशन यदि कोई ट्रांजेक्शन फॉलो कर रही है तो वो क्या हो जाएगी, हमारी डेडलॉक कंडीशन हो जाएंगी। ये चारों मतलब होनी चाहिए, अगर ये चारों होंगी तभी डेडलॉक एग्जिस्ट होगा, अगर इनमें से एक भी नहीं होगी तो डेडलॉक हमारा नहीं होगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये आपको याद करना पड़ेगा, इनको मेन पॉइंट को आप लोग याद करना और एक बार कुछ थोड़ा बहुत कर लेना है, पढ़ लेना। ट्रांजेक्शन कंटेन वन और मोर देन वन नॉन शेयरेबल रिसोर्स, मतलब ट्रांजेक्शन कंटेन वन और मोर, जो ये ट्रांजेक्शन है ये एक ऐसी क्या रिसोर्सेस या नॉन शेयरेबल रिसोर्स को कंटेन करना चाहिए। मतलब जैसे ये T1 है, ये होल्ड्स कर रही है स्टूडेंट को, ये किसी को स्टूडेंट को देना नहीं चाहती, तो ये क्या होगा, नॉन शेयरेबल रिसोर्स को कंटेन करनी चाहिए, ठीक है। ट्रांजेक्शन कंटेन वन और मोर नॉन शेयरेबल रिसोर्स, मतलब ये इसको देना नहीं चाहती स्टूडेंट को इसको, तो ये नॉन शेयरेबल है T1 का, तो ये एक इसके पास होना चाहिए ट्रांजेक्शन के पास। होल्ड्स एंड वेट, ट्रांजेक्शन होल्ड वन लॉक एंड वेट फॉर अनदर, ट्रांजेक्शन होल्ड्स क्या कर रही है, होल्ड्स कर रही है वन लॉक या रिसोर्सेज, और वेट किसका कर रही है, दूसरे लॉक या रिसोर्सेज का, ठीक है। दूसरी कंडीशन नहीं होगी। नो प्रीम्पशन, व्हेन वन ट्रांजेक्शन यूज्ड लॉक नो अदर कैन टेक दिस रिसोर्स फोर्सफुली, जब ये ट्रांजेक्शन ये अपना लॉक इस लॉक को अपने पास रख रही है तो ये वाली इससे ज़बरदस्ती छीन नहीं सकती, फोर्सफुली इससे ले नहीं सकती। व्हेन वन ट्रांजेक्शन यूज्ड लॉक नो अदर कैन दिस रिसोर्स फोर्सफुली कैन टेक दिस रिसोर्स फोर्सफुली, मतलब ज़बरदस्ती छीन नहीं सकती। लॉक कैन नॉट बी फोर्स टू रिलीज, मतलब इसको फोर्स नहीं किया जा सकता T1 को कि ये T2 इसको फोर्स नहीं करेगी कि T1 को रिलीज करो, T1 स्टूडेंट को रिलीज करो, स्टूडेंट को रिलीज करो, ऐसा नहीं है। ये चौथी क्या कंडीशन है, सर्कुलर वेट, अ ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन आर वेट ऑफ ईच अदर लॉक्स इन सर्कुलर फॉर्म, सर्कुलर साइकिल बननी चाहिए, जैसे ये साइकिल बन रही है तो ऐसे ही इसके पास ये है, एक और इसमें आ जाती है तो उसके पास ये होता है, उसके पास ये होता है, उसके पास ये साइकिल फॉर्मेशन बन रही है। तो ये 4 कंडीशन हो गई हमारी डेडलॉक के लिए नेसेसरी कंडीशंस, ठीक है। अब क्या होगा, डेडलॉक हैंडलिंग, डेडलॉक हैंडलिंग मेथड, तो ठीक है। तो डेडलॉक को हैंडल कैसे किया जाता है, डेडलॉक प्रिवेंशन, इसको होने से पहले ही हम लोग क्या करें कि होने से पहले ही इसको हम लोग डिटेक्ट करके रिमूव कर दें, मतलब ये चारों कंडीशन में से एक कंडीशन को हम लोग फॉलो ना करवाने दें, या तो उसमें से सर्कुलर वेट हटा दें या फिर एक ट्रांजेक्शन ऐसी रख दें जो दूसरे का वेट ना करे, तो मतलब ऐसा कुछ कर दें जिससे कि हम लोग होने से पहले ही इसको ख़त्म कर दें, डेडलॉक प्रिवेंशन। अब दूसरा क्या है, डेडलॉक रिकवरी, डिटेक्शन एंड रिकवरी, डिटेक्शन एंड रिकवरी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिटेक्शन एंड रिकवरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सिस्टम यूजेस स्पेशल मेथड टू डिटेक्ट वेदर अ डेडलॉक हैज अकर्ड, हैज मोस्ट कॉमन वे टू डिटेक्ट इज वेटेड फॉर ग्राफ, वेटेड फॉर ग्राफ बना के इसमें हम लोग पता लगाते हैं कि डेडलॉक को कैसे हैंडल करना, ठीक है। तो वेटेड फॉर ग्राफ क्या होता है, इट इज़ अ डायग्राम दैट शो ट्रांजेक्शन इज वेटिंग फॉर विच रिसोर्सेज, मतलब ये यही ग्राफ है, ऐसा ही कुछ ग्राफ होता है, इसमें ये दिखाता है कि ट्रांजेक्शन किस रिसोर्स का वेट कर रही है, ठीक है, किस रिसोर्स का क्या कर रही है, वेट कर रही है, वेट ग्राफ, ठीक है। सो विच ट्रांजेक्शन इज वेटिंग फॉर विच रिसोर्सेज, कौन सी ट्रांजेक्शन कौन से रिसोर्स का वेट कर रही है। नोड्स रिप्रेजेंट ट्रांजेक्शन्स, जो ये इसके नोड्स हैं, जैसे T1 है, T2 है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे ट्रांजेक्शन को वो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एज रिप्रेजेंटेशन, एज जो है हमारी रिप्रेजेंट क्या कर रही है, वेटिंग को, जो ये एज है इसमें की ये वेटिंग को कर रही है डिनोट, ठीक है, तो ये वेटिंग को कर रही है। स्टेप टू डिटेक्शन, सबसे पहले इसमें दो डिटेक्शन एंड रिकवरी में
पहले हम डिटेक्ट करेंगे फिर रिकवरी करेंगे। तो डिटेक्ट कैसे करेंगे, मॉनिटर ट्रांजेक्शन का मॉनिटर करेंगे। डिटरमाइनिंग हाउ मैनी रिसोर्सेज ट्रांजेक्शन गिवन एंड विच ट्रांजेक्शन लॉक और विच रिसोर्सेज। मॉनिटर करेंगे मतलब हम लोग सब कुछ देखेंगे कि इसमें डिटेक्ट करेंगे कि मतलब डिटेक्ट का मतलब पता लगाएंगे कि ये वो है या नहीं है, डेडलॉक है या नहीं है। तो इसमें ये करेंगे, मॉनिटर करेंगे सबसे पहले। फिर क्रिएट द वेट फॉर ग्राफ बनाएंगे। अगर साइकिल बन रही है तो वो तो समझ लीजिए साइकिल बन गई, चेक फॉर साइकिल क्रिएट करेंगे वेट फॉर ग्राफ। अगर साइकिल बन गई तो मतलब डेडलॉक है, अगर नहीं साइकिल बनी तो डेडलॉक नहीं है। साइकिल बनी तो डेडलॉक है, अगर नहीं बनी तो डेडलॉक नहीं है। तो ये हो गया। अब हमारा डिटेक्ट हो गया। मॉनिटर करेंगे सबसे पहले ट्रांजेक्शन को, फिर साइकिल बनाएंगे, साइकिल में वो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में साइकिल चेक करेंगे। साइकिल बनी तो ये है डेडलॉक, नहीं बनी तो नहीं है। अब डेडलॉक को रिकवरी कैसे करते हैं, मैंने डेडलॉक डिटेक्ट DBMS रिमूव इट यूजिंग दीज स्टेप। कौन कौन से स्टेप होते हैं उसको रिकवर करने के लिए। तो सबसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये शॉर्ट पॉइंट में लिखे हुए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द विक्टिम ट्रांजेक्शन फुली अनडन रिलीज ऑल लॉक्स अलाउिंग ओवर ट्रांजेक्शन टू प्रोसीज। ट्रांजेक्शन को रोल बैक करवा देते हैं, मतलब जो वेट कर रही है दूसरे वाले का उसको रोल बैक करवा देते हैं कि तुम वापस चली जाओ और उस रिसोर्सेज को छोड़ दो और दूसरी वाली रिसोर्सेज को रिलीज कर दो। ठीक है, मतलब दूसरी वाली रिसोर्सेज को रिलीज कर दो जो पहली वाली ट्रांजेक्शन वेट कर रही है। जैसे ट्रांजेक्शन रोल बैक, यहाँ पे इसको रोल बैक करवा देंगे, मतलब इसने ये लिया है तो इसको हटा देंगे, इसको नहीं देंगे ये। ठीक है, ये इसको ही प्रोवाइड कर देंगे, तो ये रोल बैक हो गया। ठीक है, अब पार्शियल रोल बैक इंस्टीड ऑफ फुल अबॉर्ट, मतलब पूरा ट्रांजेक्शन को रोल बैक करवाने की जगह उसका कुछ ऐसे पॉइंट तक रोल बैक करवाना जहाँ पे सेफ पॉइंट आ जाए, मतलब रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वो हो जाए, लॉस ऑफ क्या है यहाँ पे, जो लॉस जो है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, उस चेक पॉइंट तक पार्शियल रोल बैक करवा दें। ठीक है, अब क्या है फिर तीसरा क्या है, ग्राफ एडजस्टमेंट में आफ्टर रोल बैकिंग और किलिंग अ ट्रांजेक्शन द वेट फॉर ग्राफ इज अपडेटेड, ऑल एजेस आर रिमूव्ड विच रिलेटेड टू रोल बैक ट्रांजेक्शन। मतलब एक रोल बैक ट्रांजेक्शन कर गई पहली तो रोल बैक करवा दिया पूरा। दूसरा क्या था, पार्शियल रोल बैक करवाया, मतलब कुछ उसके स्टेप्स को रोल बैक करवा दिए जहाँ तक डेडलॉक अकर होने वाली थी। ठीक है, वहाँ तक रोल बैक करवा दिया। फिर तीसरा क्या है, ग्राफ को एडजस्टमेंट करो, तो ग्राफ को एडजस्टमेंट करेंगे। अगर इंश्योर साइकिल को तोड़ो, डेडलॉक यानी साइकिल है, रिमूविंग अ नोड मतलब कि ऐसे नोड को रिमूव कर दो कि साइकिल रिमूव हो जाए या टूट जाए, तो क्या हो जाएगा हमारा डेडलॉक से रिकवरी हो जाएगी। अगर साइकिल को हम हटा देंगे, एक ट्रांजेक्शन को रोल बैक करवा देंगे या उसमें से वो साइकिल के फॉर एज को हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रोल बैक से बच जाएगी। ठीक है, ट्रांजेक्शन रीस्टार्ट द अबॉर्ट और पार्शियली रोल बैक ट्रांजेक्शन इज स्टार्ट अगेन। तो ये इसके 4 स्टेप थे। पहले में रोल बैक करवाया था, फिर दूसरे में कुछ पूरे रोल बैक करवाने की जगह कुछ इतने पॉइंट तक रोल बैक करवाया जहाँ तक कि हमारा वो अकर ना हो, क्या डेडलॉक अकर ना हो। फिर डेडलॉक अकर अब हो गया हमारा, डेडलॉक अकर नहीं हुआ, अब क्या करेंगे, ग्राफ एडजस्टमेंट जो वेट फॉर ग्राफ था उसको एडजस्ट कर देंगे और लास्ट में क्या कर देंगे, ट्रांजेक्शन को रीस्टार्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा रिकवरी हैंडलिंग हो जाएगी, डेडलॉक से हैंडल हो जाएगा। इसको रोल बैक करवाया, कुछ स्तर तक रोल बैक कराया पार्शियल रोल बैक में। और तीसरा क्या था, ग्राफ को एडजस्टमेंट किए, इसका कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, इसको हटा दिया मान लीजिए। फिर क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को रीस्टार्ट करेंगे, फिर इसको हटा कर रोल बैक करवा दिया। अब इसको रीस्टार्ट करेंगे तो इसको इसकी ज़रूरत है तो ये इसको ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, काम ख़त्म। तो ये होती है आपकी डेडलॉक रिकवरी और डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो ये पूरा आपका चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पे। तो ये आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होती है, मेहनत लगती है, तो आप लोग हिंदी मीडियम इंजीनियरिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए ताकि मैं
और भी वीडियोस ला चुका हूँ। तो चलिए एंड करते हैं इसी वीडियो को यहीं पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।